तो दोस्तों मंडे के 3 बज रहे हैं और 3 बजते ही वीडियो आपके सामने होपफुली आ गई होगी अगर कोई डिले नहीं हुई हो तो। और आज की एलओटीएम वीडियो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। याद है ना, पिछली वीडियो के अंदर जो अपना क्लाइन मोरेटी था वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सोच रहा था कि भैया ये जो ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड हुआ था इसमें इस किंग का तो हाथ है, लेकिन किंग आखिर चाहता क्या है, अपने ही देश के लोगों को के साथ वो ऐसा क्यों करना चाहेगा, ये चीजें हम नहीं समझ पाए थे। अब ये चीजें इस वीडियो में भी आप नहीं समझ पाओगे, वो बुक 5 के एंड तक समझ आएगा। बट इस वीडियो में ग्रे फॉग मीटिंग होने वाली है बहुत जल्द, तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो हाँ, आज संडे है, ग्रे फॉग मीटिंग कल होने वाली है और हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन शाओ के लिए खत लेके आया था और वो लेटर बॉक्स में रख के गया, लेकिन उस बॉक्स में एक ब्लैक फ्लेम हो गया, मतलब आग लग गई, मतलब लेटर को कोई ले लिया या पढ़ लिया होगा व्हाटएवर, या फिर लेटर पे किसी तरह का हेक्स होगा। और ब्लैक फ्लेम है तो हम समझ सकते हैं ये किसका हो सकता है, ट्रिसी। ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, अपनी शाओ और फॉर्स उस जगह को छोड़ चुकी हैं क्योंकि उनको पता था कि ट्रिसी शायद जानती होगी कि समझ रहे हो ये लोग यहाँ रह रही हैं, वो फॉलो कर रही होगी इन लोगों को। दूसरी तरफ अगर ऑड्री की बात की जाए तो वो देखती है कि उसके पिता अर्ल हॉल काफी परेशान दिख रहे हैं। ऑड्री पूछती है कि पिताश्री आप इतने परेशान क्यों हैं, एंड अर्ल बताता है कि एक्चुअली ह्यून रैम्बिस जो था वो पता चला है कि एक कल्ट का मेंबर था और अभी वो वांटेड हो गया है, तीनों चर्च उसको खोज रहे हैं। ऑड्री को तो पता ही था कौन से कल्ट का मेंबर है, ठीक है, और वो क्या करना चाहता है ये ऑड्री को नहीं पता है। एंड देखा है तो ऑड्री खुद उस कल्ट की मेंबर है, साइकोलॉजी अल्केमिस्ट है कि नहीं। तो ऐसे में ऑड्री तुरंत फूल को चैंट कर देती है एंड बता देती है कि भैया यहाँ पे जो है ना ऑफिशियल्स को इन सारी बातों का पता चल चुका है। एंड मिस्टर फूल भी उसको जवाब देते हैं कि मेरे को सब आइडिया है, आई एम अवेयर। नाउ एज गिरमिन स्पैरो जो अपना क्लाइन है वो ऑड्री को एक मैसेज दे देता है अबाउट किंग जॉर्ज 3, मतलब जो भी उसको पता चला है आरियाना के साथ बात करके वो सब कुछ वो ऑड्री को बताता है। एंड ये सुन के ऑड्री भी परेशान हो जाती है कि भैया मतलब साइकोलॉजी अल्केमिस्ट भी कुछ तो कर रहे हैं, रूइंस में कुछ तो है, और किंग जॉर्ज 3 एक्चुअली में खुद ही किया था ये सारा ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड का कांड, साथ ही डीमनस सेक्ट भी उसका हेल्प कर रही है। तो हाँ, ऑड्री को इस बात से परेशानी होती है थोड़ी, मतलब वो खुद रॉयल फैक्शन से है ना, तो थोड़ा उसको तो लगेगा कि यार रॉयल के लोग, रॉयल्टी वाले लोग ही ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। एंड उसमें भी हिज मैजेस्टी जिनको ऑड्री इतना रिस्पेक्ट करती थी वही सब में इन्वॉल्व है, 40,000 लोग का सैक्रिफाइस कर दिए। मतलब ये किंग आखिर चाहता क्या है, पागल वागल है क्या, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का द मैड किंग है क्या, समझ रहे हो बात? नहीं नहीं, मैड किंग नहीं है, बहुत स्मार्ट किंग है, पता चलेगा आपको ये क्या चाहता है। वैसे देखो चलो बताएंगे आगे, अभी नहीं बोलेंगे। वही अगर फोर्स की बात की जाए तो वो अपने टीचर को लेटर लिख देती है कि हम लोग भी अपना लोकेशन चेंज कर चुके हैं क्योंकि हम लोग डेंजर में थे, तो मेरे पुराने एड्रेस पे आप लेटर मत भेजिएगा, और अगर आप भेज चुके हैं मेरे पुराने एड्रेस पे लेटर और अपना एड्रेस डाले हुए थे फ्रॉम करके, तो आप भी अपना एड्रेस को चेंज कर लीजिए। वैसे फिलहाल फोर्स और शाओ जो है वो मतलब अपना जगह चेंज करके ईस्ट बॉरो में रह रहे हैं। ईस्ट बॉरो का क्या हाल होता है वो तो आपको पता ही है, एक दो बेडरूम का अपार्टमेंट है, और फोर्स को थोड़ा सा शौक है सबका, सुट्टा दारू सबका, ये भी नहीं मिल रहा फोर्स को इस जगह पे, ठीक है, मतलब थोड़ा कष्ट तो है। इसी वक्त एक पोस्टमैन ने अपनी बाइक रोकी एंड बैग से न्यूज़पेपर्स का एक स्टैक निकालता है और उसके पास वाले एक कॉन्डोमिनियम में चला गया। फोर्स जो है वो इसको कैजुअली नोटिस कर रही थी, और न्यूज़पेपर में जो सबसे ऊपर जो एक न्यूज़पेपर थी वो थी न्यूज एट सी की कॉपी। अब ईस्ट बॉर्डर में यूजुअली थोड़े गरीब लोग रहते हैं, राइट, तो फोर्स का सोचना था कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो एक्चुअली ऐसा न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करते भी हैं क्या। नॉट जस्ट गरीब वाली बात है, ये भी बात है कि इन लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है सी के न्यूज में, बट स्टिल हाँ न्यूज़पेपर तो लेके आ रहा है। सी वाले न्यूज़पेपर में यूजुअली मैरीटाइम ट्रेड से रिलेटेड काम होता था, तो मतलब ऐसा फोर्स जनरलाइज कर रही थी कि यहाँ के लोग इस चीज में उतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है तो इस पे ध्यान देना उतना जरूरी है नहीं। जब उसने स्ट्रीट के एंड पे मेल बॉक्स देखा तो वो क्विकली उसकी तरफ चली गई। पोस्टमैन कॉन्डोमिनियम के अंदर गया और मेल बॉक्स की रोज में से कुछ टारगेट्स आइडेंटिफाई करके कोरोस्पॉन्डिंग न्यूज़पेपर्स उनके अंदर डालने लगा। कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। देन एक मेल बॉक्स खुलता है और उसके अंदर रखा न्यूज़पेपर निकाल लिया जाता है। न्यूज़पेपर लेने वाला पर्सन 3rd फ्लोर पे गया, एक रूम खोला और सिंपल रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठ गया। वो चेयर पर रॉकिंग करते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। रॉकिंग चेयर के पास एक ब्लैक वुडन टेबल थी जिसपे पेपर्स का एक स्टैक पड़ा हुआ था। यहाँ पे मतलब कुछ पेपर्स जो थे वो एकदम नीटली स्टैक किए हुए थे और उनका फ्रंट पेज ऊपर था। वहां फ्रंट पेज पे आप कुछ आर्टिकल्स देख सकते थे, और क्या क्या आर्टिकल्स दिख रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, तब आपको एक पैटर्न दिख जाएगा इन आर्टिकल्स में। जैसे एक आर्टिकल का हेडिंग था शॉकिंग, क्रेजी एडवेंचरर मेड फ्यूजिटिव, फिर एक था क्रेजी एडवेंचरर अपीयर्स अगेन, फिर एन इनक्रेडिबल हंट, द मैन क्लोजेस्ट टू द किंग एट सीज, एडवेंचरर वर्थ 90,000 पाउंड।
कोर्स यहाँ गिरमिन स्पैरो की बात हो रही है, उससे रिलेटेड ही आर्टिकल्स हैं। इनफैक्ट एक आर्टिकल तो था स्टोरी ऑफ गिरमिन स्पैरो एंड 3 फीमेल पायरेट एडमिरल्स एंड शूटिंग टू फेम इन वन बैटल, गिरमिन स्पैरो अटेम्प्ट्स असैसिनेशन। किसपे अटेम्प्ट? वाइस एडमिरल एलिमेंट पे एट नाइट। तो हाँ, ये गिरमिन स्पैरो की ही सारी आर्टिकल्स दिख रही है, यानी कोई गिरमिन स्पैरो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, एटलीस्ट हम ऐसा सोच सकते हैं। खैर, इन चीजों से हम थोड़ा हट जाते हैं। अब मंडे आ चुका है, फॉर्स शाओ रह रहे हैं ईस्ट बोरो के अंदर, और ये लोग ठीक टाइम पे मतलब 3 बजे के आसपास फ्री हो जाते हैं, क्योंकि मंडे को 3 बजे क्या होता है, वही जो होता है हमेशा, ग्रे फॉग मीटिंग, जो कि हम भी कर रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, ग्रे फॉग मीटिंग स्टार्ट, और ऑड्री आज अच्छे मूड में नहीं है। ऑफ कोर्स उसको किंग जॉर्ज 3 का न्यूज मिला है कि भैया वो अच्छा इंसान नहीं है, तो ऑड्री को ये बात पसंद नहीं आ रही है। और मिस्टर फूल यहाँ उस क्रॉस को, जो क्रॉस उनको मिला ना ब्रॉन्ज कलर का, उसको रखे हुए हैं अपने डेस्क पे। एंड कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी के अलावा अक्सर वो और कुछ रखते नहीं है डेस्क पे, क्रॉस रखे हैं मतलब इसका कुछ तो मीनिंग होगा। तो सभी लोग इस क्रॉस को नोटिस कर लेते हैं। फॉस एंड शाओ भी सोच रहे हैं कि भाई लगता है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आइटम दिए मिस्टर फूल को, तभी डेस्क पे रख रहे हैं अपने साथ। वहीं डेरिक जो है वो इस ब्रॉन्ज क्रॉस की तरफ मतलब काइंड ऑफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये क्रॉस उसको अपनी तरफ ड्रॉ कर रही है। क्यों? लॉ ऑफ बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस मेरे मित्रों। इट्स क्वाइट क्लियर कि ये एक हाई लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट है ऑफ द सन पाथवे। अब अगर आपको याद हो तो कैटलिया बन चुकी है डेमी गॉड, और डेमी गॉड के बाद उसकी मिस्ट्री प्राइंग और बढ़ गई है, तो वो मिस्टर फूल की तरफ देखना ही चाहते थी, क्योंकि याद है ना 4th बुक में देखी थी तो क्या हुआ था, 4th में नहीं है 3rd में देखी थी, जब भी देखी थी तो आंख से निकाल दिए थे मिस्टर फूल उसके वर्म वगैरह, बहुत पनिशमेंट दिए थे। तो कैटलिया थोड़ा देखने में डर रही है, लेकिन क्लाइन मिस्टर फूल चकल करके कहते हैं कि टेंशन मत लो, तुम जो ग्लासेस को कॉन्ज्योर करती हो यहाँ पे मतलब ग्रे फॉग के अंदर, वो तुम्हारी आई ऑफ मिस्टी प्राइम को सील कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो। क्लाइन को अच्छी तरह से पता था कि मैम हर्मिट गॉडहुड ऑब्टेन करके ऑलरेडी डेमीगॉड बन चुकी थी और मिस्टिकोलॉजिस्ट बन गई हैं। इसका एक रीजन ये भी था कि कैटलिया ने रिचुअल परफॉर्म करने और पोशन कंज्यूम करने से पहले द फूल को प्रे किया था, होपिंग कि वो उनकी वॉच के अंदर एडवांस कर सकती है, सेफली एडवांस करेगी, सेफ रहेगी। इस तरह अगर वो अल्टीमेटली फेल भी होती है तो ब्लेसेड रह सकती है और लूजिंग कंट्रोल या मैडनेस का शिकार होने से बच सकती है। वो एक्सेसिव कैरेक्टरिस्टिक को एक्सपेल करके बाद में दोबारा अटेम्प्ट कर सकती थी, मतलब ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन फूल तो क्लाइन ही है ना, क्लाइन खुद इस मैटर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि उसने कभी ऐसा अटेम्प्ट किया नहीं था। डिविनेशन ने भी कोई आंसर नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि उसने अग्री कर लिया था तो उसका मानना था कि अगर कैटलिया फेल होने के बाद भी नहीं मरी तो डेफिनेटली ये मिस्टर फूल की वजह से ही होगा। और अगर वो लूजिंग कंट्रोल या मैडनेस का शिकार हो जाती है तो उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि मिस्टर फूल एक्चुअली में एक धोखेदार और धोखाधड़ी आदमी बैठा हुआ है, जो कि मिस्टर फूल है नहीं, बस एक्टिंग करता है मिस्टर फूल होने का। शॉर्ट में क्लाइन का मेन पर्पस कैटलिया को कॉन्फिडेंस देना था, एंड एडवांसमेंट अटेम्प्ट अच्छा ही रहा कैटलिया का। देखो डेमीगॉड बन चुकी है, सो ऑल इज गुड नाउ। हाँ, क्लाइन सोचता है कि कभी कभी गॉड की तरह एक्ट करना ना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फ्रॉड है यार तू, फ्रॉड है एक नंबर का, लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा फ्रॉड है, मुझे तू पसंद है। दूसरी तरफ क्लाइन खुद भी डेमीगॉड बन गया, और डेमीगॉड बनने और ग्रे फॉग के ऊपर मिस्टीरियस स्पेस की ज्यादा पावर्स यूज करने में केपेबल हो चुका है, राइट। तो अब द फूल यानी कि जो अपना क्लाइन है वो टैरो क्लब मेंबर्स के एस्ट्रल प्रोजेक्शन को इजीली देख सकता है। इससे वो उनके बियॉन्ड द पाथवे और सीक्वेंस को भी रीड कर सकता था। एनीवेज, तो कैटलिया यहाँ अपने आई ऑफ मिस्ट्री प्राइम को सील करती है एंड थैंक यू कहती है मिस्टर फूल को, और कहती है कि एक डायरी पेज लेके आई हूँ। क्लाइन वाज लाइक, ओह, क्वीन मिस्टिक एक डायरी पेज भेजी है, बोली थी कि मैं अपना काम खत्म करके भेजूंगी, तो क्या उनका बैकलैंड में जो भी काम था वो खत्म हो गया? मतलब बैकलैंड में आज ऐसा कुछ एबनॉर्मल हुआ तो नहीं है? हाँ, बोगलैंड स्ट्रीट में एमोन के इन्फिल्ट्रेशन या मेगुल मैनर में हुई डेमीगॉड बैटल किसी ने नोटिस नहीं की, वो हुआ था, लेकिन वो तो क्लाइन खुद ही किया था। एनीवेज, क्लाइन कहता है कि ठीक है, तुम एक पेज लाई हो तो एक क्वेश्चन भी इसके बदले में पूछ सकती हो। एंड इन दोनों की कॉन्वर्सेशन से ऑड्री, एल्गर और बाकी मेंबर्स ने शार्पली एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस कर ली। क्या नोटिस कर लिया ये लोग? वेल, मैम हर्मिट जो थी वो फूल की तरफ देखने से डर रही थी, मतलब उनकी मिस्ट्री प्राइंग आइज को सोची थी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो एडवांस कर गई। तो क्या मैम हर्मिट एक्चुअली में सीक्वेंस 4 एक डेमीगॉड बन चुकी है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इन लोगों को भी इस बात का आइडिया लग रहा है। अब ये बात फिगर आउट कौन कर रहा होगा? ऑफ कोर्स ये जो अपना एल्गर है, बहुत तेज है, ये कर लिया, और ऑड्री बिकॉज शी इज एन स्पेक्टेटर। लिटिल सन की बात की जाए तो वो तो भैया क्रॉस को ही देख रहा है, ब्रोंज क्रॉस को, कि भैया ये मुझे दिला दो, ये काम की चीज लग रही है, बड़ा अट्रैक्शन हो रहा है इसकी तरफ। एनीवेज, तो कैटलिया यहाँ पे एक सवाल पूछ सकती है, राइट, लेकिन कैटलिया कहती है कि नहीं, मैं इस सवाल को अभी बचा के रखूंगी मिस्टर फूल, बाद में जो है ना कभी और पूछ लूंगी किसी और क्वेश्चन के साथ एक्यूमुलेट करके। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? एंड मिस्टर फूल वाज लाइक, श्योर, आप ऐसा कर सकती हो। हाँ, डायरी पेज को कंज्योर किया जा रहा है
और मिस्टर फूल तुरंत इसको अपने हाथ में लेके पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा डायरी पेज में क्या लिखा है एम्परर रोजेल के टोन में, ठीक है। 19th of July, नाइट ऑफ द ब्लड मून। मिस्टर डोर के आंसर ने मुझे एक बात कंफर्म करने दी, उस एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में जो सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट मैंने देखी थी वो कंप्लीट नहीं थी। मिस्टर डोर के अकॉर्डिंग सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट और फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट के बीच में डिफरेंस ये नहीं था कि फर्स्ट में बहुत सारे यूनिक सीक्वेंसेस नेम्स थे, बल्कि ये था कि सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट में बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ये वो सीक्रेट था जिसका एंशिएंट सन गॉड ने अपने लेटर ईयर्स में एक ग्लिम्स देखा था। ऑफ कोर्स एक ट्रू गॉड के लिए लेटर ईयर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। अब मैं आपको बता दूं कि क्लाइन जो था वो बस ह्यूमन कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसके बर्थ से फॉल तक के पीरियड को डिवाइड कर रहा था, इसलिए उसके फाइनल ईयर्स को लेटर ईयर्स कहा जा सकता था। एनीवेज कमिंग बैक टू डायरी, इन अदर वर्ड्स मतलब जो सोच रहे हैं अपने एक रोजेल कि क्या सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट का क्रिएटर एंशिएंट सन गॉड था, इस क्वेश्चन पर मिस्टर डोर ने ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ आंसर दिया था। उसने बताया था कि एंशिएंट सन गॉड के फॉल के रिजल्ट में ब्लास्फेमी स्लेट का बर्थ हुआ। क्या इसका मतलब है कि ये एंशिएंट सन गॉड का एक की रेलिक माना जाता है? फिर फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट को क्रिएट किसने किया था? ओरिजिनल क्रिएटर ने जिसने ट्रूली एवरीथिंग क्रिएट किया है। और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट पर एडिशनल नॉलेज अपीयर हुई थी, वो क्या थी? मिस्टर डोर ने इसका आंसर नहीं दिया। उसने सिर्फ कहा कि इसमें बहुत ज्यादा सीक्रेट्स इन्वॉल्व हैं और इसे कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर वो यानी कि डोर रियल वर्ल्ड में रिटर्न कर सके तो वो उसे डिटेल में बता सकता था। बट एम्पायर रोजेल बेवकूफ थोड़े थे, वो सोचते हैं कि हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पे बिलीव करूंगा। ब्लास्फेमी स्लेट का मेंशन होने के बाद मुझे दो ऐसे क्वेश्चंस याद आए जो काफी टाइम से मुझे बॉदर कर रहे थे, मतलब ये रोजेल सोच रहे हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम का ट्रेंड होने का क्या मीटिंग है और टाइम का ट्रेंड डिफाइन कौन करता है? इस सवाल पे मिस्टर डोर का रिएक्शन बहुत स्ट्रेंज था कि वो नियरली 20 सेकंड तक हंसता रहा, फिर कहता है रोजेल से कि स्पेक्टेटर से केयरफुल रहना। स्पेक्टेटर से कौन है? स्पेक्टेटर एडम। नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, कहीं बगल में तो नहीं है एडम, ठीक है, ध्यान से। अब रोजेल सोचता है कि ये क्या बोल रहा है स्पेक्टेटर से केयरफुल रहना, इसका मेरे क्वेश्चन से क्या लेना देना है? डोर की वार्निंग के बाद रोजेल ने सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट के कंटेंट्स को केयरफुली रिकॉल किया और एक अनयूजुअल प्रॉब्लम डिस्कवर की। सेवंथ पाथवे के बियॉन्ड होने की वजह से रोजेल की जो मेमोरी है वो बहुत ही खतरनाक है। ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट, मतलब आइडेटिक फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं ना, वैसा कुछ है। लेकिन रोजेल को सिर्फ इतना याद था कि स्पेक्टेटर पाथवे का सीक्वेंस 0 विजनरी है। रोजेल को उसके गॉडहुड रिचुअल की कोई मेमोरी याद नहीं थी। अब देखो रोजेल जो है वो बाकी सारे 21 पाथवेज के सारे गॉडहुड रिचुअल्स को क्लियरली याद कर पा रहा था, लेकिन स्पेक्टेटर पाथवे का नहीं याद था उसको। इतना ही नहीं, रोजेल सबकॉन्शियसली इस रिचुअल को नहीं याद किया एंड इसे कंप्लीटली इग्नोर भी किया। मतलब रोजेल ऐसा क्यों करेगा जब बाकी किस पाथवे का वो सब कुछ ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा है? एडम कुछ भी करवा सकता है। तो इसीलिए जो रोजेल था वो मिस्टर डोर से पूछा कि स्पेक्टेटर पाथवे में गॉड बनने का रिचुअल क्या है। मिस्टर डोर हंसने लगा और टीजिंग रिलैक्स टोन में बोलता है कि तुम खुद नहीं बोले, डिडंट यू ऑलरेडी से इट? क्या रोजेल क्या बोला? वेल, स्पेक्टेटर के गॉड बनने का रिचुअल यही है कि टाइम्स का डेवलपमेंट उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो और फिर उस ट्रेंड के एक सर्टेन टाइम नोड पर एडवांसमेंट पोर्शन कंज्यूम करना होता है। जी हाँ, यही ट्रुथ है। तो समझ जाओ जितना कुछ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्या सब कुछ एडम ही प्लान कर रहा है? भैया ये तो एमॉन का भी बाप निकला। इस एक्सप्लेनेशन इन कंपैरिजन में कि टाइम्स ओरिजिनल क्रिएटर का पार्ट है और सिर्फ तब जब टाइम्स किसी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डेवलप करेगा तभी उसे एनर्जी मतलब उससे एनर्जी ड्रॉ करके रिवाइव किया जा सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी काफी ऑब्जेक्टिव लगती है। यहाँ पे मतलब ओरिजिनल क्रिएटर की बात हो रही है, ट्रू क्रिएटर वो गंदा वाला नहीं जो कान में गंदी बात बोलता है, नहीं, ओरिजिनल क्रिएटर की बात हो रही है, क्रिएटर की बात हो रही है, उसको रिवाइव करने की। रोजेल कहते हैं कि मुझे पता है कि उस एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स में कम से कम एक ऐसा पर्सन जरूर होगा जिसके अपने प्लान्स होंगे, तो सिर्फ फॉलोअर्स ज़ीलॉट्स नहीं होंगे। ध्यान से सोचो तो ये मैटर जेन्युइनली टेरिफाइंग है। लो और मिड बियॉन्ड लेवल्स पे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब कोई पर्सन हाई स्टैंडिंग तक पहुंच जाता है तो सिर्फ इस वजह से अननोन और सडन डिस्ट्रक्शन का सामना कर सकता है क्योंकि उसके पर्टिकुलर थॉट्स, आइडियाज या जिन मैटर्स को वो आगे पुश करना चाहता है वो किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब आप समझो कोई बहुत बड़े मतलब किंग हो और आप कुछ कर रहे हो और ये एडम के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, तो एडम आपको समझ रहे बात? तो स्पेक्टेटर से केयरफुल रहना। अब समझ में आ रहा है इस बात का मतलब। रोजेल सोचता भी है कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मिस्टर डोर को सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट के कंटेंट्स और गॉड बनने के वेरियस रिचुअल्स के बारे में कैसे पता था। डोर का आंसर था कि उसने तो कंप्लीट सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट देख रखी है और उस वक्त उनके साथ सोलोमन, ज़रातोल, टूडोर, ट्रूनोसेस्ट, ऑगस्टस, एनहॉर्न, सॉरन, कैस्टिया, ज़ोरोएस्ट, सितियानो, कॉन्स्टेंटिनो, दूसरे लोग भी मौजूद थे। कितने लोग हैं यार यहाँ? 2-3 तो नया नाम आ गया इधर। बेसिकली ये फैमिलीज है दोस्तों जो फोर्थ एपॉक में सारे बियॉन्डर्स पे रूल करती थी। इस डायरी पेज में कंटेंट सीक्रेट्स ने क्लाइंट को ऐसा फील करवाया जैसे वो किसी मिस्टिकल क्रीचर के फॉर्म में डायरेक्टली फेस कर रहा हो और उसका माइंड नॉलेज के एक स्टॉर्म में पुल हो गया हो। मतलब एक पेज था
इतना इंफॉर्मेशन मिला है कि मजा ही आ गया, आप लोगों को भी मजा ही आ गया होगा। स्पेक्टेटर का गॉडहुड रिचुअल को अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग डेवलप करवाना है। अगर ऐसा है तो एडम फोर्थ इपॉक के बिगिनिंग से ही सबकॉन्शियसली इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो क्या किंग जॉर्ज 3 जो सीक्रेट हाइड कर रहा है और जो पॉसिबल डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, क्या वो एडम के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है? होने चाहिए, बिकॉज टू द पॉइंट कि एडम उसे मदद भी कर रहा है, राइट? एडम का कुछ चीज मिल रहा है वहां पे, कुछ आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल। तो दिस इज क्वाइट अ बिग मतलब थिंग। एक बार टाइम्स का टाइड रश करने लगा और चीजें शॉर्ट टाइम स्पैन में चेंज करना पॉसिबल नहीं रहा, तो क्या एडम गॉड बनने में सक्सेसफुल हो जाएगा? अगर ऐसा है तो ग्रेट स्मॉग की डीप इन्वेस्टिगेशन करना एबनॉर्मली डेंजरस है। इवन अगर क्लाइंट करंटली गॉडेस का ब्लेसेड है, उसके पास ऑफिशियल बियॉन्ड बैकग्राउंड है और वो किसी भी वक्त एंजल्स के साथ कोऑपरेट कर सकता है, तब भी उसकी सेफ्टी गारंटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी भी कुछ ऐसा करता है जिससे वो एडम के खिलाफ चला गया तो गेम ओवर है क्लाइंट का। और ऐसे भी मतलब गॉडेस जो है वो अभी काफी टाइम तक डिसेंड नहीं कर सकती। यूनिकनेस उनका चल रहा है अपना डेथ पाथवे को कंज्यूम करने का, उनका एक अलग चल रहा है। तो हाँ, ये सब सोच के क्लाइंट जो मिस्टर फूल बन के बैठे रहते हैं चेयर पे, ठीक है, उनका भी थोड़ा सा हिल गया, समझ रहे हो? थोड़ा सा 2 से 4 हुआ। अब यही चीज अगर पास्ट में हुआ होता तो ये मैटर क्लाइंट चर्च ऑफ एवनाइट को रिपोर्ट करके रिलैक्स कर सकता था और बैकलैंड से बाहर वेकेशन के लिए चला जाता। लेकिन अब गॉडेस का ब्लेसेड होने के नाते वो हुइन रैम्बिस और सेंटेस ऑफ व्हाइट कैटरीना को ढूंढने का प्रॉमिस ऑलरेडी कर चुका था, इसलिए एस्केप करना बहुत डिफिकल्ट है। ये ट्रूली ऐसा केस था जहां आपको कुछ गेन करने के लिए कुछ लूज भी करना पड़ेगा। फर्दरमोर क्लाइंट को यह भी नहीं पता था कि एडम टाइम्स को किस डायरेक्शन में डेवलप करना चाहता है। अगर बैकलैंड में एक और ग्रेट स्मॉग हुआ तो उसके पास खुद को उस सिचुएशन से निकालने का कोई तरीका नहीं होगा। कुछ लोग थे जिनके बारे में वो केयर करता था और वो पीस चाहता था। एट द वेरी लिस्ट डिसीजन लेने से पहले क्लाइंट को जो है ना किंग का सीक्रेट पता होना चाहिए। देन सेकंड, ब्लास्फेमी स्लेट पर बियॉन्ड द पाथवेज और सीक्वेंस पोर्शंस के अलावा और कौन से सीक्रेट्स थे, ये भी एक क्वेश्चन है। हाँ, एक पेज था लेकिन एक पेज ने हिला दिया हम सबको, मजा आ गया ये पेज पढ़ के, सही बता रहा हूँ। मैंने जब पढ़ा था फर्स्ट टाइम ना, मजा ही आया था ये पेज पढ़ के। एनीवेज, अब पेज पढ़ लिया गया है तो गप्पे शुरू की जाए, चलो मीटिंग शुरू की जाए। तो सबसे पहले ऑड्री कहती है, सीधा पूछ लेती है मिस्टर फूल से कि आपके पास जो क्रॉस रखा है उसका क्या मीनिंग है? अगर इसके बदले कुछ आप इक्वल एक्सचेंज चाहते हैं तो आई एम रेडी टू गिव। अगर आप बता सकते हैं मिस्टर फूल तो प्लीज बता दीजिए। मिस्टर फूल वाज लाइक, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ये सन गॉड जो थे ना एंशिएंट टाइम के, उनके द्वारा छोड़ा गया एक आर्टिफैक्ट है। फोर्स और शाह को बिलीव नहीं हुआ कि भैया हमने ऐसा खतरनाक चीज ढूंढ निकाला, मिस्टर फूल को दे दिया, जो कि सन गॉड, वो भी एंशिएंट वाले, उनके द्वारा छोड़ा गया था। लेकिन तभी क्लाइंट कहता है कि टेंशन मतलब इसकी सीक्वेंस ज्यादा हाई नहीं है, ये अनशैडोड से कॉरेस्पॉन्ड करता है। इसका सबसे बड़ा यूज बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक की मेंटल करप्शन को एलिमिनेट करना और उन लोगों को एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेल करने में हेल्प करना है जिन्होंने एक्सेसिव पोशंस को कंज्यूम कर लिया है। इससे वो लोग जो मिस्टीरियस वर्ल्ड में रहना नहीं चाहते वो दोबारा नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर सकते हैं। ऑड्री सोच रही है पावर तो काफी फैसिनेटिंग है, और मिस्टर वर्ल्ड मेरे से एक बार पूछ भी रहे थे कि क्या तुम मतलब अगर तुम्हारे से बियॉन्डर का ऑप्शन मिला पावर छीन जाने का तो क्या करोगी? क्या मिस्टर फूल को यही क्रॉस मिल गया था इसलिए गिरमिन स्पैरो पूछ रहा था? क्या मिस्टर फूल गिरमिन स्पैरो से ये सवाल पूछे थे? तो ये सब ऑड्री के दिमाग में चल रहा है। अब डेरिक भी हैप्पी है कि हाँ ये तो है सन पाथवे से ही, तो बोलता है कि अब मैं इसे लेना चाहता हूँ, मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ इसके लिए? क्लाइंट कहता है हाँ मिल जाएगा, अगर तुम इसे चाहते हो तो अच्छा कोई प्राइस दोगे तो हो जाएगा, कुछ ट्रेड कर लोगे तो। वहीं एल्गर कहता है कि हाँ डेरिक को ही आप दे दीजिएगा मिस्टर फूल, मुझे बस कुछ समय के लिए रेंट पे दे सकते हैं क्या? वो पता है, याद है ना, एल्गर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोशन कंज्यूम करके बैठा हुआ है, ठीक है, चर्च के साथ अलाइन करने के लिए, तो ये वो जो एक्स्ट्रा डाइजेशन करना है उसको सीप आउट करके निकाल देगा, इससे काम की चीज है। वहीं फॉर सोच रही है कि साला ये क्रॉस खोजे हम, मिल गया मिस्टर फूल को, मतलब उससे कोई इशू नहीं है मेरे को, मिस्टर फूल तो मिस्टर फूल है, लेकिन कम से कम इसकी पावर्स को लेमानोस ट्रैवल में तो रिकॉर्ड कर ली होती, बढ़िया रहता है। वैसे मिस्टर फूल सोच रहे हैं कि ये क्रॉस जो है ना एंडरसन को चाहिए, बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके ऊपर, याद है ना, उसके पेट वेट में कुछ तो है, ठीक है, तो ये सब एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एंडरसन के अंदर से, जो भी करप्शन जो कुछ हो रहा है उसके अंदर से। एनीवेज, तो इसके बाद ऑड्री मांगती है अपने पोशन का सामान, उसे कुछ ड्रीम कैचर का हार्ट माइंड इल्यूजन क्रिस्टल चाहिए या फिर एक अडल्ट माइंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन चाहिए, राइट? तो हाँ, किसी के पास है तो भैया दे दो। डेरिक कहता है एक मिनट, हमारा वेयर हाउस है सिटी ऑफ सिल्वर में, वहां पे माइंड ड्रैगन का ब्रेन मिल सकता है, मैं पूछ के बताऊंगा, बदले में आप क्या दे सकती हैं? बदले में ऑड्री पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए डेरिक, अगर तुम मेरे लिए ये लेके आओगे? डेरिक कहता है ये तो मैं नहीं सोचा, ओके पहले वेयर हाउस चेक करके आता हूं, अगर वहां माल मिल जाए तो फिर हम ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लेंगे। अब ट्रांजैक्शन हो ही रहा है तो शाओ भी बोल देती है कि आप लोग में से जिसके पास भी आर्बिटर पाथवे के सीक्वेंस 6 जज और सीक्वेंस 5 डिसिप्लिनरी पैलेडिन का भी फॉर्मूला होगा, प्लीज मुझे दे दीजिएगा, हम लोग एक्सचेंज करेंगे कुछ भी उसके बदले जो हो सकेगा। एल्गर बोलता है ठीक
ठीक है, मिलेगा तो बता दूंगा। इस पे कैटलिया कहती है कि एक मिनट, आर्बिटर पाथवे का जो पोशन फॉर्मूला है वो लियोन और फेना पॉटर की रॉयल फैमिलीज और मिलिट्री जो है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है। ये रेयरली वाइल्ड में ऐसे अपीयर होते हैं, मतलब कोई तुम्हें ढूंढ के दे दे, लेकिन मैं इसे ऑब्टेन करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, ऑल्दो मैं सक्सेस गारंटी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें जज पाथवे का एक मिस्टिकल आइटम भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। उसके शैटर और रीफॉर्मेशन के बाद वो करस्पॉन्डिंग मेन इंग्रेडिएंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब शैटरिंग और रीफॉर्मेशन वर्ड्स मेंशन करते ही कैटलिया ने सबकॉन्शियसली अपना बॉडी साइडवेज टर्न करने के बारे में सोचा एज अ हिंट टू मिस जजमेंट कि वो मिस्टर फूल की मदद ले सकती है इस काम में, लेकिन अल्टीमेटली कैटलिया ऐसा कर ही नहीं, मतलब हिंट कर रही थी काइंड ऑफ। अब पोशन फॉर्मूला ऑब्टेन करने का मेथड एक्चुअली काफी सिंपल था, बस हिडन सेज के रेविंग्स को एक्टिवली लिसन करना और उस नॉलेज को एक्सेप्ट करना जो वो तुम्हें इम्ब्यू करता है। सीक्वेंस 4 पर डेमिगॉड बनने के बाद उसकी टॉलरेंस में क्वालिटेटिव चेंज आ चुका था, लेकिन हिडन सेज डेफिनेटली ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं था जिसमें इंटेलिजेंस की कमी हो। वो अपनी रेविंग के नॉलेज के अंदर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को भी अटैच कर सकता था और अपनी पावर को ऊपर से डायरेक्टली डिसेंड करके लिसनर को करप्ट भी कर सकता था। ये तो एक है ही, सुनना नहीं है ज्यादा, इसलिए ऐसा करना अब भी डेंजरस तो था। अब कैटलिया में ये अटेम्प्ट की इसलिए नहीं थी कि वो रैश या ओवरली कॉन्फिडेंट थी, रादर बल्कि इसलिए क्योंकि वो मोसेस एसेटिक ऑर्डर की मेंबर थी। हिडन सेज को बिलीव करने वाली एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मोसेस एसेटिक ऑर्डर के ऊपर एक्लॉन्स ने ग्रेजुअली इस एग्जिस्टेंस के इन्फ्लुएंस में रिलेटिवली सेफ तरीके से लिसन करने का मेथड डिस्कवर कर लिया था। सिमिलरली हिडन सेज के मोसेस एसेटिक ऑर्डर के मेंबर्स के टुवर्ड्स कोई रिडिकुलस लेवल का मैलिशियस इंटेंट भी नहीं था, वो रेयरली ही उन्हें हार्म करता था। तो हाँ, कैटलिया के लिए सेफ है, तो वो कॉकी नहीं बन रही, वो सेफ रूट से लिसन कर पाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है हिडन सेज वो सिंपली नॉलेज इम्ब्यू करता है और उन्हें अपने बिलीवर्स को परस्यू करने देता है। उसके लिए जब तक वो फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी कंट्रोल करती रहे, वो हिडन सेज से रिलेटिवली सेफ मैनर में नॉलेज ऑब्टेन कर सकती है। और जो टाइनी इन्फ्लुएंस और करप्शन इस प्रोसेस के साथ आता था, कैटलिया सस्पेक्ट करती थी कि हर टैरो गैदरिंग के वक्त ग्रे फॉग के ऊपर वाले एरिया में एंटर करने से वो नेचुरली और इजीली एलिमिनेट हो जाता था। एक प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि हर बार जो नॉलेज उसे रिसीव होता था वो उसके कंट्रोल में नहीं होता था। ये कंप्लीटली हिडन सेज के उस पर्टिकुलर मोमेंट के मूड और थॉट्स पे डिपेंड करता था। एक सेंस में ये एक पैसिव और इररेजिस्टिबल सीक्रेट डीड रिचुअल था। और हाँ, जहां तक जज पाथवे के मिस्टिकल आइटम की बात है, तो जो कैटलिया प्रोवाइड करने के लिए विलिंग थी वो फॉग सीज स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन से मिला हुआ एक बटन था। याद है ना बटन, एक बार मैंने बताया था आपको बहुत पहले। डेमिगॉड बनने के बाद उसके पास मौजूद कुछ आइटम्स का यूज बहुत कम रह गया था, उनमें से एक यही बटन था दोस्तों। हाँ, शाओ को ये ऑफर है, शाओ भी इस ऑफर के लिए कहीं ना कहीं अग्री कर जाती है, लेकिन मैंने आपको डिटेल भी बता दिया कि कैटलिया क्या सोच रही है। और क्लाइन भी ये सारी बातें सुन रहा था, समझ रहा था और सोच रहा था तब तक मैं ना अपना सीक्वेंस दोबारा रेज कर सकूं, ताकि ग्रे फॉग की पावर्स यूज करते वक्त वो सिर्फ एंजल के क्लोज लेवल की ना हो बल्कि एक्चुअल एंजल के लेवल की हो। अभी क्लाइन आइटम्स को शैटर करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक को रिफॉर्म कर सकेगा, राइट? वरना अब भी उसे मैम अरियाना या विल ऑसेप्टिन को बॉदर करना होगा इस काम के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। विल ऑसेप्टिन बच्चा है, ठीक है, बहुत गुस्सा करता है वो। हाँ, अगर मिस्टर अजिक अवेकन हो जाए तो चीजें काफी सिंपल हो जाएंगी। अजिक की याद तो आती है, बहुत याद आती है। बट देन क्लाइन सोचता है कि क्या अनशैडोड क्रूसीफिक्स जो है, ये जो क्रॉस आया है नया, क्या ये किसी आइटम की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को पर्ज कर सकता है? क्लाइन को नहीं लगता कि ये काम करेगा। ये उन आइटम्स के साथ को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए उनके क्लोज भी नहीं जा सकता। इस रिस्ट्रिक्शन के अलावा थियोरेटिकली ये पॉसिबल होना चाहिए। हाँ, बाद में क्लाइन ग्रे फॉग में जो है ना इस अनशैडोड क्रूसीफिक्स का इस्तेमाल करके, मतलब एक दूसरे मिस्टिकल आइटम के साथ उसको फोर्सफुली बाइंड कर देगा और देखेगा कि उसका रिजल्ट क्या होता है। वहां ट्रांजैक्शन का पार्ट खत्म होता है, अब और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने वाली थी एंड मतलब सब कुछ हो गया है डन। तो अब हम लोग फ्री एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कैटलिया की एक और सोच आपको बता देता हूं। बेसिकली कैटलिया के माइंड में एक इंटेंशन था कि वो क्रॉस जो है ना, ये क्रूसीफिक्स, उसको रेंट करके देखे और चेक करे कि क्या वो आर्टिजन किल्फ के अंदर रिमेनिंग करप्शन को क्लींस कर सकता है या नहीं। लेकिन जो रोजेल डायरीज उसने कलेक्ट की थी वो क्वीन मिस्टिक से मिली थी और आंसर ऑब्टेन करने के लिए उससे मतलब यूज की जा रही थी, राइट? तो कैटलिया को लगता था कि फिलहाल वो मिस्टर फूल की इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने लायक कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती थी, तो ये मांग नहीं सकती अभी वो। हाँ, अगर कैटलिया खुद भी डायरी पेजेस को गैदर करे तो शायद उसके बदले ऐसा कुछ मांग सके। एनीवेज, तो अब जनरल बातें होने वाली है और एमलिन कहता है मिस मैजिशियन की तरफ देख के कि मैम अगले 2 वीक्स में जो है ना, मुझे शायद आपकी उस नोटबुक की जरूरत पड़ सकती है, लेमानोस ट्रैवल। मिस मैजिशियन भी कहती है हाँ ले लेना, बस उसमें फुल मून वाली पावर रिकॉर्ड मत करना, ठीक है? फुल मून क्यों नहीं रिकॉर्ड करना? फोर्स को क्या दिक्कत है उससे, आप जानते ही हो। अब ये बात सुन के अगर पूछता है कि एक मिनट सैंग्विन के रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स के हंटिंग ऑपरेशन शुरू होने वाला है क्या? मतलब रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स को सैंग्विन हंट करने वाले थे, जो ऑपरेशन था ना, याद है मैंने आपको बताया था, तो क्या वो शुरू होने वाला है? एंड एमलिन वाज लाइक हाँ, प्लान फाइनलाइज होगा तो आप लोगों से मैं सजेशन मांगूंगा, ठीक है?
होने वाला है जल्द ही। अब इस पे गिरमिन स्पैरो भी ओके बोलता है एंड एमलिन वाज लाइक गिरमिन स्पैरो यूजुअली बोलता नहीं उतना, ओके बोल रहा है, क्या है वो भी इंटरेस्टेड है इसमें? वेरी इंटरेस्टिंग। ये गिरमिन भैया आ गए तो मजा ही आ जाएगा, वो अकेले ही सबको पेल देंगे। अब गिरमिन यहाँ एक और बात बोलता है, किससे? लेनर्ड से, और सबके सामने ही पूछ लेता है कि अपने उस आदमी से, बुड्ढे की बात हो रही है, तो कहता है गिरमिन स्पैरो अपने उस आदमी से आप पूछ लेना कि वो भी क्या सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट को देखा है। अब स्टार यानी कि लेनर्ड डर ही गया कि भैया सबके सामने ऐसे कैसे पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑड्री, एल्गर, ये दोनों तो तेज हैं, कैटलिया ये भी तेज है, ये तीनों सोचती है कि एक मिनट ये लेनर्ड भले ही हम लोग को पता है ऑफिशियल बियॉन्डर है, बट हमें थोड़ा वीक सा ही लगता था, लेकिन इसके पास कोई ऐसा इंसान है सपोर्ट करने के लिए जिसने सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट को भी देखा होगा, मतलब वो एंजल लेवल पे तो होगा ही, या उतना वीक नहीं है लेनर्ड जितना हम सोच रहे थे। खैर, तो गिरमिन स्पैरो यहाँ अब एक जेनरिक बात बोलता है सभी लोगों के लिए, ठीक है। क्या बोलता है वो बताता है कि चर्च ऑफ एवरनाइट ने कंफर्म किया है कि लियोन किंग जॉर्ज III MI9 के डिप्टी डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल कोनस किलगॉर के साथ मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक पर्टिकुलर सीक्रेट छुपा रहा है। उसने सीक्रेटली लोगों को ब्लड एम्पायर के रूइंस को डिग अप करने के लिए भेजा था और डीमनिस्ट सेक्ट और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के साथ कोलिजन भी किया था। कोलिजन नहीं, कोल्यूजन, मतलब साठगांठ। देन क्लाइन जो पूरा मैटर हुआ है वो डिटेल में यहां समझाता है कि जो भी वो मिस जस्टिस को पहले ही बता चुका है, सब कुछ लोगों को समझाता है। एंड भैया यहाँ टैरो क्लब के मेंबर का दिमाग उड़ गया कि ये गिरमिन स्पैरो किस लेवल पे खेल रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके आता है, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं। बात खत्म करने के बाद गिरमिन स्पैरो स्पेसिफिकली कहता है कि 3 चर्चेस को अभी तक इनफ एविडेंस नहीं मिली है। साथ ही ह्यूइन रैम्बिस के डिसअपियर होने के साथ सरफेस पे ये मैटर फिलहाल शांत लग रहा है, लेकिन अंदर बहुत खलबली मच रही है। और हाँ, 3 चर्चेस के अपर एक्लॉन्स में शायद कोई ट्रेटर भी हो सकता है। सब सोच रहे हैं कि भैया इस वीक बैकलैंड में इतना बड़ा मैटर हुआ है जिसमें चर्च ऑफ एवरनाइट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था और लेनर्ड मिचेल को ये बात नहीं पता। भाई इससे बड़ी आयरनी तो हो ही नहीं सकती। लेनर्ड मिचेल जो कि उस चर्च में काम करता है उसको नहीं पता ये बात, और क्लाइन मोरेटी को सब पता है। लेनर्ड मिचेल सोच रहा है गजब बेइज्जती है यार, मतलब हम हैं चर्च के अंदर, हमें ही नहीं बताया जा रहा, और ये क्लाइन मोरेटी प्राणी कहां से इंफॉर्मेशन निकाल के लाता है। अरे लेनर्ड भैया, क्लाइन मोरेटी सीधा मैम अरियाना से गप कर रहा है, जिन्हें आप देखे भी नहीं होगे आज तक शायद। वहीं शाओ की बात की जाए, जो कि टैरो क्लब में विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के साथ हुई अपनी इनकाउंटर, उसके टेस्टिमनी के बारे में बताकर हेल्प मांगने वाली थी, वो ये रियलाइज करके स्टंट रह गई कि मिस्टर वर्ल्ड जिस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसका उसके अपने गोल से काफी ओवरलैप है। शाओ का भी इसमें इंटरेस्ट है। अगर शाओ को पता होता कि ऐसा होगा तो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को डॉक एरिया तक फॉलो करते वक्त ही मिस्टर वर्ल्ड से वो हेल्प मांग ली होती कि भैया आप ही आओ, जैसे पेल पाल दो, ठीक है, हम लोग नहीं लड़ेंगे, आप तो जिसको भी चाहो उसको निपटा सकते हो। शायद ये लोग रेस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके और भी ज्यादा क्लूज हासिल कर सकते थे। हाँ, शाओ सोचती है चलो मैं भी अपना विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड वाला बात बता ही देती हूँ, लेकिन कैसे बोलूंगी, मतलब दिमाग लगा रही थी। वहीं एल्गर जो कि सुना है ये सब, उसका दिमाग तो सबसे तेज चलता है भैया, वो भी शॉक में है। लेकिन उसने इस बात को 3-4 महीने पहले के पीरियड से कनेक्ट कर लिया था जब स्टार और जजमेंट अभी टैरो क्लब में ज्वाइन नहीं हुए थे। उस वक्त द वर्ल्ड गिरमिन स्पैरो ने टैरो क्लब मेंबर्स से कोनस किलगॉर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे नजर रखने को कहा था, और ह्यूइन रैम्बिस को कॉर्डन के खत्म होने के पीछे जो का मास्टरमाइंड बताया था। कॉर्डन याद है ना, खुद से खत्म हो गया था। इंडीड कॉर्डन का एक सिंपल जो वो केस था खुद को खत्म करने का, वो वर्ल्ड अगर पीछे उसके पड़ा था तो जरूर उसमें कुछ तो बात होगी, और छोटी मोटी बात नहीं, ऐसी बात जो कि पूरे दुनिया के सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो या एल्गर इज शॉक्ड बट नॉट सरप्राइज्ड। और 3 चर्चेस के अपर एक्लॉन्स में एक ट्रेटर भी हो सकता है। ये सरप्राइजिंग और शॉकिंग दोनों हैं, क्योंकि एक तो ऐसा होना ही बहुत अजीब बात है और आपको पता भी नहीं, मतलब कौन सा कार्डिनल या हाई रैंकिंग डीकन हो सकता है जो कि ऐसा कर रहा है। एल्गर ने राइजिंग अंडरकरेंट्स और एक अपॉर्चुनिटी की फीलिंग को क्लियरली सेंस कर लिया था। दिमाग है लौंडे के पास। देखो, नॉर्मली चर्च ऑफ स्टॉर्म उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। लंबे टाइम तक पायरेट रहने वाले किसी बियॉन्डर के लिए बेस्ट आउटकम सीक्वेंस 5 ओशन सॉन्गस्टर ही बनना था, उससे ऊपर उसको नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन चर्च में वापस आने के बाद वो मैंडेटेड पनिशर्स के अपर एक्लॉन्स का असिस्टेंट बन सकता था। होली आर्टिफैक्ट्स यूज करने और डेमिगॉड बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उसके लिए, बट इस तरफ से टैरो क्लब से तो वो बन सकता है आराम से। बट अब जो सिचुएशंस में चेंजेस और फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अगर वो टैरो क्लब की हेल्प से अपनी कैपेबिलिटीज दिखा सके और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सके तो शायद उसे भी नर्चर किया जाने वाला टारगेट बनाया जा सकता है। मतलब समझ रहे हो, प्रमोशन होगा एल्गर का भी चर्च में। कैटलिया की बात की जाए तो वो भी समझ गए कि बैकलैंड के ऊपर फिर से काले बादल मंडर आ रहे हैं दोस्तों। ये ग्रेट स्मॉग वाला कुछ फिर से होने वाला है इस किताब के अंदर। अब उसे थोड़ा समझ आ रहा था कि क्वीन पिछले आधे साल से बैकलैंड में क्यों रह रही है, क्वीन मिस्टी, ठीक है, कुछ तो हो रहा है वहां। एमलिन भी फील कर रहा है कि भैया बैकलैंड अब सैंग्विन के लिए सेफ प्लेस नहीं है, बैकलैंड किसी के लिए सेफ नहीं है, कुछ भी होता है इधर। लेकिन एमलिन सोच रहा है कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे जो हंट करना है ना रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स को, या उस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो काम मेरा हो जाए। और उम्मीद है कि फादर और मुझे पिछले साल ग्रेट स्मॉग के बाद वाली सिचुएशन की तरह बहुत ज्यादा बिजी ना होना पड़े। इन लोगों को बहुत लोगों को उपचार करना पड़ा था, राइट। अब सब चुप
चुप हैं, सब सोच रहे हैं, लेकिन ऑड्री साइलेंस को तोड़ते हुए कहती है मैं क्वीन रैम्बिस पे नजर रखूंगी कि वो कहां है, कैसे, कुछ पता चला बता दूंगी। जजमेंट शाओ भी गिरमिन स्पैरो की तरफ देखती है और कहती है मैं एक ऐसे मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ जो किंग के सीक्रेट से कनेक्टेड है, अगर आपको मेरी असिस्टेंस चाहिए हो तो प्लीज हेजिटेट मत करना। ये कहने के बाद उसने शर्मेन को मॉनिटर करने वाले पर्सन के मैटर को शॉर्ट में बता दिया कि क्या सब हुआ था, सभी लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कर दी वो शाओ की वो क्या सब की थी। अब गिरमिन स्पैरो सबको कहता है कि देखो भैया, क्वीन रैम्बिस के वेयरअबाउट्स पे नजर रखना हो या फिर किंग के सीक्रेट की इन्वेस्टिगेशन करना हो, कुछ भी तुम कर रहे हो, अपने आसपास होने वाली उन चीजों पे ध्यान देना जो बहुत ज्यादा कोइंसिडेंशियल लगे कि किसी तरह से ये फ्रेम किया गया है। अगर कोई भी कोइंसिडेंस बहुत बार हो रहा हो, अनयूजुअल लगे ना, तो तुम मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। क्यों करना वो तुम लोग समझ रहे होगे, क्योंकि इसमें एडम का हाथ हो सकता है। नाम नहीं ले सकता मैं, हाँ, ट्विलाइट हर्मिट ऑर्डर या एडम का नाम नहीं लेने का, बस बता देना है सीक्रेटली ऐसा हिंट देके। हाँ, जितने भी टैरो क्लब मेंबर थे अपने दिमाग में बैठा लिए इस बात को कि ज्यादा कोइंसिडेंसेस होने लगे, रिपोर्ट करना और इस बारे में सोचना नहीं है ज्यादा। फिर से सब शांत हो गए और लगभग 10 सेकंड की साइलेंस के बाद डेरिक ने कहा कि मैं कुछ प्रिपरेशंस और एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक्सपेडिशन टीम के साथ आफ्टरनून टाउन कैंप जाऊंगा। इस बार हम जायंट किंग्स कोर्ट में एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑड्री और बाकी मेंबर्स के लिए कोई सरप्राइज नहीं था, उन्हें पहले से पता था कि द सन के सीक्वेंस 5 एडवांस करने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर ऐसी ऑपरेशन लॉन्च करेगी, इसलिए उन्हें शॉक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे उनका पेशेंस फाइनली पे ऑफ हो रहा है और एक मिथिकल लेजेंड अब रियल दुनिया में अनफोल्ड होने वाला हो। एल्गर थोड़ा देर सोचता और एक वेग रिमाइंडर देता है, देखो जब टाइम आए अपने चीफ के अरेंजमेंट्स को फॉलो करना और मिस्टर फूल को फ्रीक्वेंटली प्रे करने की पूरी कोशिश करना। अगर किसी पॉइंट पे सिचुएशन समझ ना आए तो द मून की तरह मिनी गैदरिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो। डेरिक भी कहता है ऑल राइट मिस्टर हैंगमैन, ऐसे भी आप मेरे मेंटोर की तरह, आपकी बात तो मैं मानूंगा ही। तो इस बात के बाद एल्गर कहता है, मिस्टर फूल सही बात करता है, कहता है ऑनरेबल मिस्टर फूल, मेरे पास उस मैटर का आंसर है जिसे आपने मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। बाकी मेंबर्स का भी बहुत पजल्ड और क्यूरियस लुक आता है कि ये कौन सा मैटर है। तो एल्गर कंटिन्यू करता है कि 1338 के कोनोटॉप सी बैटल में 5 फेजाक कर्नल्स ने पार्टिसिपेट किया था। 2 बैटल में मारे गए थे, एक 2 साल पहले एज की वजह से डिस्चार्ज होने के बाद एक्सेसिव ड्रिंकिंग वजह से खत्म हो गया, एक प्रमोट होकर कॉमोडोर बना और इंपीरियल नेवी कॉलेज ट्रांसफर हो गया जहां वो वाइस चांसलर बना, और एक रियल एडमिरल बना और अभी फेसाक सबजुगेशन फ्लीट के 2nd स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में सर्व कर रहा है। इतना कहकर एल्गर ने एक डिटेल्ड इंटेलिजेंस से भरा पेपर कॉन्ज्योर करने की परमिशन मांगी। मिस्टर क्लाइन मोरेटी द फूल अपने पाम में उस पेपर को कॉन्ज्योर होने देते हैं, उसको क्विकली स्कैन करते हैं। द हैंग्ड मैन से उसने 1338 के कोनोटॉप सी बैटल में फेजाक इम्नाट के कर्नल की इन्वेस्टिगेशन मेनली क्रीपिंग हंगर के ओरिजिनल ओनर को ढूंढने के लिए करवाई थी। उस नेवल ऑफिसर ने उस बैटल में इनमैट के सेकंड मेट एंडी हेडन को कैप्चर करके उसे ग्रेज्ड किया था। वो एब्सोल्युटली विक्टर्स में से एक था, इसीलिए उसका बैटल में मरना इंपॉसिबल था। उसके बाद प्रिमिटिव आइलैंड पे द हैंग्ड मैन का डिस्कवरी और इनकाउंटर ने क्लाइन को सस्पेक्ट करने पे मजबूर किया था कि किलिंगॉस को ग्लव ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर ने दिया था। चाहे वो ऑफिशियल मेंबर हो या पेरिफेरल मेंबर, उसका इतनी इजीली मर जाना या अल्कोहलिज्म में से मरना इंपॉसिबल है। ऑफ कोर्स उसे साइलेंस कर दिए जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसे कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। वहां क्लाइन क्विकली ये सब सोचता है और व्हाइट पेपर जो 3 नाम लिखे थे उसको याद कर लेता है। बोरिस 1347 में डेथ हुआ, कॉज ऑफ डेथ क्या था, एक्सेसिव ड्रिंकिंग। देन सुजदाल 48 इयर्स ओल्ड, कॉमोडोर, फेजाक इंपीरियल नेवी कॉलेज का वाइस चांसलर, और डिमित्रिव जो कि 45 इयर्स ओल्ड है, रियर एडमिरल फेजाक सबजुगेशन फ्लीट का 2nd स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर। हाँ, यहाँ मिस्टर फूल के रूप में क्लाइन मोरेटी कहता है हैंग्ड मैन से कि लास्ट के जो तीनों है ना, इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उनकी लाइव्स के बारे में हर पॉसिबल डिटेल फाइंड आउट करो। एल्गर भी कहता है यस मिस्टर फूल। ये एल्गर के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, मिशन कंप्लीट होने के बाद वो क्रॉस बॉर्डर करने की रिक्वेस्ट कर सकता था। हाँ, यहाँ कुछ और राउंड ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं और इस वीक की टैरो क्लब गैदरिंग फाइनली खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद हमारा फोकस आता है लेनर्ड पे जो कि रियल वर्ल्ड में आ गया है। ऑफ कोर्स लेनर्ड बुड्ढे से पूछने वाला है कि ब्लास्फेमी स्लेट देखा है बुड्ढा? 2 सेकंड, नॉट फर्स्ट वन। ठीक है, तो अब इस पे हम बात करने वाले हैं। वैसे ये बताओ कि आज का ये टैरो क्लब गैदरिंग लगा कैसा, मजा आया कि नहीं? काफी इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी तरफ फेंकी होगी, मजा तो आया होगा, कमेंट में बता देना मजा आया तो। एनीवेज, हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, लिनेड यहाँ अपने बुड्ढे ग्रैंडफादर से पूछता है कि अबे बुड्ढे, ब्लास्फेमी स्लेट देखा है कभी? और बुड्ढा वाज लाइक, तुम्हारे दिमाग में तो ये सवाल खुद आया नहीं होगा, कौन पूछा ये? वैसे बुड्ढा जान रहा था मिस्टर फूल की मीटिंग अटेंड करने गया, वहीं से इसको इन्फॉर्मेशन मिला है। अब क्योंकि बुड्ढा कुछ क्लियरली आंसर नहीं किया तो लिनेड को लगा कि लगता है बुड्ढा जो है वो ब्लास्फेमी स्लेट को देखा है। तो लेनर्ड पूछ ही लिया कि अगर स्लेट देखा ही है तो नाइट वॉचर का पोशन फॉर्मूला बता दो। एंड ये सुन के बुड्ढा भड़क गया, कहता है अबे मुझे थोड़ी सब पता है, ठीक है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग सिचुएशन उस टाइम बहुत अर्जेंट थी और ब्लास्फेमी स्लेट को देखने की अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड थी। मतलब वो जो ब्लास्फेमी स्लेट थी वो किसी भी मोमेंट डिसअपीयर हो सकती थी। कोई भी स्मार्ट पर्सन पहले एक कंप्लीट बियॉन्ड द पाथवे को याद करने की कोशिश करेगा, उसके बाद बाकी चीजों को देखेगा, तो अपना याद करेगा ना, सबका थोड़ी याद होगा। अब वो भी मेरे दादाजी, मैं नहीं। ज़ोरोआस्ट फैमिली मतलब मैं नहीं होता हूं, मैं पहले ज़ोरोआस्ट हूं।
जोराष्ट्र में और भी बहुत लोग थे और देखने वाला भी कोई और था, मेरे दादाजी, मतलब बुढ़े के भी दादाजी। बाप रे, कितनी पहले की बात हो रही है, मेरे को नहीं पता। इसके अलावा ब्लास्फेमी स्लेट का नॉलेज असल में टेक्स्ट के फॉर्म में अपीयर नहीं हुआ था, बल्कि अपने एसेंस के फॉर्म में था। जो भी उसे देखता था उसे समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि देख लिए और याद कर लिए। जब ब्लास्फेमी स्लेट को ले जाया गया तब सब लोग एक कंप्लीट बियॉन्ड अ पाथवे तक भी मेमोराइज नहीं कर पाए थे, तो फिर बाकी पाथवेज की परवाह कैसे करते? थोड़ा डम वम हो क्या लेनर्ड मिचेल? ऐसे बुड्ढा कहता है कि मेरे पास दूसरे पाथवेज के काफी पोषण फॉर्मूलाज हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्हें फैमिली ने बहुत लंबे टाइम में धीरे धीरे कलेक्ट किया है। ब्लास्फेमी स्लेट से देख के नहीं कलेक्ट किया गया था वो, इनमें हाई सीक्वेंस फॉर्मूलाज ज्यादा नहीं है। तो लेनर्ड सुना ये सब बात, थोड़ा सा बेइज्जती हुई है लेनर्ड की, लेकिन लेनर्ड वाज लाइक ठीक है, बेइज्जती को दूर रखते हैं। अगला सवाल मेरा है कि इस सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट को लेके कौन गया? इस पे बुड्ढा बताता है कि अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन गलत नहीं था तो वो किंग ऑफ एंजल्स एडम होना चाहिए। 7 डीटीज नहीं, उस टाइम पे सिर्फ 6 डीटीज थे। एंड द क्वेश्चन इज कि क्या उन 6 डीटीज ने इस मैटर में पार्टिसिपेट नहीं किया था? पहले जोरास बताता है कि कम से कम सरफेस पे तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। हाँ, ये बात हो गई इन लोगों की। अब हम चलते हैं सीधा सिटी ऑफ सिल्वर में, ठीक है, क्योंकि डेरिक को बात करना है किससे? ऑफ कोर्स अपने कॉलिन से। और आज दोस्तों यहाँ पे सिटी ऑफ सिल्वर में चल रहा है ब्लैक फेस्ड ग्रास फेस्टिवल। याद है ना, ये लोग सिर्फ ग्रास खा पाते हैं, अब मशरूम का मिला है चांसेस, बट ग्रास ही खाते हैं, तो इसका एक फेस्टिवल भी मनाते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर दिन ये लोग ग्रास को लगा के वो सब पहन के ग्रास वाला ही वही क्रिएटर को ऑफर करते हैं। दिस इज द ओनली टाइम जब सिटी ऑफ सिल्वर में लोग खुश होते हैं। एनीवेज, तो यहाँ डेरिक मिलता है कॉलिन से, उनसे कहता है कि मुझे एक रेलिक मिला है जो कि सन पाथवे के सीक्वेंस 4 अनशैडोड लेवल का है। कॉलिन वाज लाइक रेलिक, एंड डेरिक कहता है कि हाँ, हमारे मतलब जो किंग जो थे ना वो हमारे लॉर्ड को बिट्रे कर दिए थे। एनीहाउ, तो कॉलिन कहता है देखो भैया डेरिक, तुम सीक्वेंस 5 ऑलरेडी बन चुके हो और अब तुम्हें ये जानने का राइट है कि सिटी ऑफ सिल्वर के पास कौन कौन से होली सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं। तो जब डेरिक अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाएगा तो मतलब वो जो है ना उसको एक मौका मिलेगा चूज करने का इन सील्ड आर्टिफैक्ट्स में से। इनफैक्ट डेरिक को उस जगह भी ले जाया जाएगा जहां पे ये सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं। तो अगर डेरिक का किसी होली सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ अफिनिटी हुआ और डेरिक उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सके तो डेरिक उसको विल्ड कर सकता है, और अगर उसे विल्ड कर सकता है तो उसे एक्सचेंज भी कर सकता है फॉर सम अदर आर्टिफैक्ट। तो ठीक है, मतलब ऑल सॉर्टेड। यहाँ अफिनिटी से मतलब है डेरिक के साइकी और सील्ड आर्टिफैक्ट में मौजूद किसी रेमिनेंट हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के साइकी मार्क के बीच की सिमिलरिटी से था। इस सिमिलरिटी की वजह से उसके टेरिफाइंग नेगेटिव इफेक्ट्स को एक सर्टेन लेवल तक डिसीव करके कम किया जा सकता था। अब देखो, सिटी ऑफ सिल्वर में सबको एक्टिंग मेथड पता है, राइट? तो आप बोलोगे तब तो सबको भाई सीक्वेंस 2-3 पे होना चाहिए। नो, रिचुअल इज द प्रॉब्लम। सीक्वेंस 6 तक हर कोई सिटी ऑफ सिल्वर में पहुंच जाता है, लेकिन सीक्वेंस 5 से रिचुअल चाहिए होता है, राइट? एंड रिचुअल भले ही बैकलिन जैसी जगह में वहां भी मुश्किल ही है करना, बट वहां पे फिर भी आपके पास ऑप्शन है, आप इधर उधर जुगाड़ करके रिचुअल लगा सकते हो। बट सिटी ऑफ सिल्वर में हर एक रिचुअल करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप सीक्वेंस 5 या फिर डेमीगॉड लेवल पे बहुत कम लोगों को देखोगे। और क्योंकि अब अपना डेरिक सीक्वेंस 5 पहुंच चुका है एंड डेमीगॉड लेवल तक भी पहुंच सकता है, सो या कॉलिन वाज एक्चुअली हैप्पी अबाउट इट। उधर क्लाइन की बात की जाए तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अनशैडोड क्रूसीफिक्स के साथ। ऑलरेडी क्लाइन जो है वो अनशैडोड क्रूसीफिक्स को ब्रोकन फिंगर के साथ बाइंड कर दिया है ग्रे फॉग के ऊपर, देखने के लिए कि बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को क्या पर्ज किया जा सकता है ब्रोकन फिंगर से। हाँ, कुछ समय देना होगा, बाद में क्लाइन देखेगा। ये अभी बाइंड करके रख दिया है ग्रे फॉग पे। आई नो ये रेजिस्ट करता है, बट क्लाइन का ग्रे फॉग भी पावरफुल है, बांध दिया किसी तरह एक दोनों को, मतलब दूसरे को। और नाउ क्लाइन सोचता है पहले चर्च चला जाए, देन बर्जरी फाउंडेशन जाया जाएगा। और हाँ, क्लाइन का वैले अब इनूनी नहीं बल्कि किलगोर है, भेस बदल के ऑफ कोर्स। तो क्लाइन सबसे पहले चर्च जाके प्रे करता है, डोनेशन वगैरह किया थोड़ा बहुत, देन बर्जरी फाउंडेशन पहुंचता है जहां ऑड्री साइकिल चला रही है। एंड ये थोड़ा डिफरेंट साइकिल है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। यूजुअली साइकिल के बीच में रॉड होता है ना सामने, नहीं, इसमें ऐसे बेंड है करके, ऐसे नहीं लड़कियों का साइकिल होता है वैसा कुछ। तो क्लाइन ऑड्री से कहता है, मिस ऑड्री, ड्रोइन डांटिस हियर, आप बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं। एंड ऑड्री वाज लाइक, यस, साइकिल चला के मेरा मूड फ्रेश हो गया, मेरी सारी चिंता डिसअपियर हो चुकी है। अब यहाँ साइकिल को लेकर थोड़ी बात होती है, जैसे कि ड्रोइन डांटिस कहता है ये तो वुमेन के लिए डिजाइन साइकिल है। एंड ऑड्री वाज लाइक, सिर्फ वुमेन के लिए? आप भी चला सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये सब छोटी मोटी बातें नॉट इंपॉर्टेंट, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट इज, गप करके ऑड्री जाती है अपने ऑफिस में ड्रोइन डांटिस के साथ, और तभी यहां उससे मिलने आता है चांसलर पोर्टलैंड। याद है ना, बैकलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का ये मतलब वहीं पे है, मतलब वहां का चांसलर है, मेन इंसान है, और उसको पैसे चाहिए ऑड्री से, डोनेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल लैब बनाना चाहता है यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड क्या ऑड्री इसमें डोनेट कर सकती है? ऑफ कोर्स ऑड्री डोनेट कर सकती है, अपना ड्रोइन डांटिस भी डोनेट करेगा। ऑल्दो ऑड्री चाहती है कि मैं सब कुछ पहले चेक करूंगी क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या प्लान है, ऑल दैट। एंड अपना पोर्टलैंड भी कहता है आपको जो चेकिंग करना है आप कीजिए,
आपको मैं पूरा ब्लूप्रिंट भेज दूंगा। हाँ, ये एक छोटी सी स्टोरी लाइन थी, मैंने आपको बता दी। चलो अब दूसरी तरफ चलते हैं, सी पे चलते हैं। डैनिट्स और एंडरसन का कांड देखते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था, मिस्टर फूल यानी कि अपने क्लाइंट सोचा था कि एंडरसन को क्रॉस की मदद से स्टेबल करने की कोशिश की जाएगी, और ये बात जो है गिरमिन स्पैरो वो डैनिट्स को कहीं ना कहीं बता दिया। ऑल्सो डैनिट्स को एक मिशन दिया गया है कि भैया मतलब एंडरसन भी कर सकता है ये मिशन, बट मिशन ये है कि सर्च फॉर आइटम्स रिलेटेड टू वाइस एडमिरल एलिमेंट। अब जैसा मैंने बताया था, एंडरसन पे बहुत सारा कांड वांड हो गया था, याद है ना लास्ट बुक में। तो एंडरसन के पेट में कुछ तो है मित्रों, और एंडरसन जोक कर रहा है कि पचा लिए इसको, भैया इसको डर नहीं लगता इस बंदे को। लेकिन डैनिट्स सीरियसली उसे कहता है कि भैया अगर तुमने इसे आइसोलेट नहीं किया तो तुम्हारे स्टमक के अंदर की वो चीज धीरे धीरे फ्यूज होकर तुम्हारे बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर देगी, इंक्लूडिंग तुम्हारा ब्रेन। बट द क्वेश्चन इज कि आइसोलेट कर भी देता है तो आइसोलेशन के बाद इससे कैसे डील किया जाए। देखो, दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, किसी डेमिगॉड जैसे अनशैडोड जो कि होगा उसकी हेल्प लेना और उस ऑब्जेक्ट को बिट बाय बिट बॉडी से बाहर निकाल देना। इस मैटर में एंडरसन की जो कैप्टन है वो किसी ऐसे पर्सन को जानती है जो ये कर सकता है, मतलब जानती होंगी, श्योर नहीं है। बस प्रॉब्लम है कि उस ऑब्जेक्ट को पर्ज करते वक्त एंडरसन की जो बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो भी पर्ज हो सकती है, और इससे एंडरसन की सीक्वेंस ड्रॉप हो जाएगी, और इनफैक्ट एंडरसन जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन भी बन सकता है। दूसरा ऑप्शन है आयरन ब्लडेड नाइट पोशन फॉर्मूला हासिल करने का कोई तरीका सोचना, फिर कॉरस्पॉन्डिंग रिचुअल और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करके देखना कि क्या उस ऑब्जेक्ट को अकोमोडेट कर सकता है एंडरसन और उसकी हेल्प से डेमिगॉड बन सकता है। ये वाला ऑप्शन जो है वो काफी डेंजरस लगता है, सेकंड वाला, बट हाँ इसमें वो फर्स्ट वाले का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एंडरसन भी सोच रहा है कि डेंजरस तो है, एंडरसन को खुद नहीं पता कि ये मेथड काम करेगा या नहीं, लेकिन एंडरसन कहता है कि मुझे लगता है कि क्योंकि ये काम चैलेंजिंग है तो इंटरेस्टिंग भी है। कम से कम ये फर्स्ट मेथड की तुलना में एंडरसन की एस्थेटिक जजमेंट का के ज्यादा अकॉर्डिंग है। खैर, तो डैनिट्स अब यहाँ प्रोवोकिंग, थोड़े से प्रोबिंग टोन में पूछता है एंडरसन से कि तुम्हारे पास एक बड़ा इनहेरिटेंस नहीं काफी वेल्थ है ना, है कि नहीं, तो मैं तुम्हारी एशेज वापस ले आऊंगा। मतलब कहने का कि जब तुम समाप्त हो जाओगे सेकंड मेथड को ट्राई करते हुए तो भैया एशेज लाके तुम्हारा वेल्थ मेरा। डैनिट्स है प्रोवोकर, मानना तो पड़ेगा, लेकिन एंडरसन जो है वो बिल्कुल अनॉयड नहीं हुआ। वो सीरियसली नॉड करता है और कहता है जब टाइम आए तुम मेरी एशेज डायरेक्टली खाने के बारे में सोच सकते हो। एंडरसन को प्रोवोक करना इम्पॉसिबल है, पता नहीं क्यों ये प्रोवोक ही नहीं होता, चिल रहता है हमेशा। एनीवेज, डैनिट्स यहाँ चिढ़ गया थोड़ा सा, वो सोचता है कि चलो कैप्टन को ढूंढा जाए, और हाँ, वाइस एडमिरल एलिमेंट से रिलेटेड आइटम्स हासिल करने का तरीका भी डैनिट्स को कहीं ना कहीं निकालना होगा। कैप्टन से ही पूछ लेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये मिशन उसे गिरमिन स्पैरो की तरफ से मिला है। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये लोग गिरमिन स्पैरो का बात मानते क्यों हैं, डरते हैं शायद इसलिए। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो लेट एट नाइट 160 बुकलैंड स्ट्रीट पे जस्ट क्लाइन सोने ही वाला था कि तभी मिस मैसेंजर यहाँ पहुंच जाती हैं। ठीक है, और एक एनवलप लेके आई हैं, लेटर लेके आई हैं। क्लाइंट पूछता है किसने भेजा लेटर, एंड रेने टिंकर कहती है कि उसने भेजा है जिसे निकनेम्स पसंद नहीं, शैरन मतलब मिस बॉडीगार्ड। तो शैरन और मिस मैसेंजर के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, क्लाइंट ये सोचने लगता है, क्योंकि मिस मैसेंजर सबको नाम दे देती है, शैरन को नाम नहीं दिया, और कह ये भी रही है कि शैरन को निकनेम्स पसंद नहीं है। अब इस बारे में क्लाइंट सोचा मैं पूछूंगा बाद में मिस मैसेंजर से, पहले लेटर पढ़ लेता हूं। लेटर के अंदर एक हेल्प मांगी जा रही थी शैरन से। वो क्लाइंट से कह रही थी कि भैया तुम ब्रेव हार्ट्स बार में आके मेरे से मिलो, एक हेल्प चाहिए। अब क्या हेल्प चाहिए ये तो लेटर में नहीं लिखा था, तो क्लाइंट भी तुरंत लेटर का रिप्लाई वहीं पे लिख देता है कि मतलब कब आप मिलना चाहती हो। देन लेटर के लिए पेमेंट दिया रेने टिंकर को, मिस मैसेंजर को, और बोला कि ठीक है ये लेटर पहुंचा दो। अब तुरंत ही लेटर का रिप्लाई भी आ गया, मतलब दिया है, रेने टिंकर गई और तुरंत वापस आ गई शैरन का रिप्लाई लेके। रिप्लाई में कहा गया है कि अगर हो सके तो अभी मिल लेते हैं। एंड क्लाइंट वाज लाइक यार सोने जा रहा था, फिर चलो मिलने, कोई बात नहीं। तो क्लाइंट भी ईस्ट बॉरो में एक रेंट करता है ना जगह, वहां जाता है, शर्लॉक मोरियार्टी का रूप लेता है, एंड देन पहुंच जाता है ब्रेव हार्ट्स बार। सेकंड बुक की याद आ गई मित्रों कसम से, बिलियर्ड्स रूम पता है ना, वहां पे जाता है क्लाइंट, एंड वहां पे मिलता है मैरिक एंड शैरन के साथ। एज यूजुअल ये तीनों एक दूसरे को बाउ करते हैं, हेलो हेलो, हाय हाउ आर यू, और मैरिक बोलना शुरू करता है कि हमने सैंग्विन के साथ कोऑपरेट करने का अग्रीमेंट किया है ताकि बैकलैंड में रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर से डील किया जा सके। हम डेफिनेटली इसका मेजर पार्ट खुद हैंडल करेंगे, इसमें उन्हें कैसे बाहर निकाला जाएगा, कैसे एम्बुश किया जाएगा और अटैक कैसे होगा, सब कुछ हम खुद मैनेज करेंगे। हम बस चाहते हैं कि शर्लॉक भैया आप पूरे प्रोसेस के दौरान साइड से सिचुएशन पे नजर रखे रहो, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए ना तो हमारे एस्केप में हेल्प करो। बेसिकली शर्लॉक को बोल रहा है कि तुम साइड में खड़ा रहना, कुछ इधर उधर हो गया तो तुम भी कूद जाना लड़ाई में और पेलम पेल शुरू कर देना। और हाँ, अगर शर्लॉक भैया तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं क्या इसके बदले में आपको चाहिए। अब क्लाइंट ये सुना, सोचा यानी मैं कॉन्टिंजेंसी हूं ताकि कोई एक्सीडेंट होने पर सिचुएशन हैंडल की जा सके। तो पहले क्लाइंट का देखो क्या औकात हुआ करता था शर्लॉक मोरियार्टी का, जिसमें मैरिक भरोसा भी नहीं करता था, और अब मैरिक ऐसा इंसान है जो कि शर्लॉक के सामने नतमस्तक
तक रहता है भैया प्लीज आप बस देख लो लड़ाई ऊपर से, कुछ होगा इधर उधर तो बचा लेना हमें। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है मित्रों, ये लोग जो हैं मैरिक और शैरन, ये लोग सैंग्विन से मदद ले रहे हैं, जिस लड़ाई में एमिलिन वाइट भी होगा ही और एमिलिन भी द वर्ल्ड से हेल्प मांगेगा। तो क्लाइन किसके किसके हेल्प करेगा? दो जगह क्लाइन एक साथ कैसे होगा? आप भी टेंशन में आ गए होगे ये सुन के, लेकिन टेंशन मतलब क्लाइन जो है उसके पास मैरियनेट है, तो एक शर्लॉक मोरियार्टी खुद रहेगा और कोनस किलगॉर है ना, उसको गेरेमन स्पैरो बना के रखेगा। तो एक साथ दो क्लाइन रहेंगे, एक उसका मैरियनेट, एक क्लाइन खुद। अब क्लाइन इस प्रपोजल पे तुरंत अग्री नहीं करता है, बोलता है कि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, उन सवालों का अगर आप जवाब दोगे उसके बाद आई विल डिसाइड। शायन वाज लाइक पूछो पूछो क्या पूछना है। तो पहला सवाल क्लाइन के था कि मैंने तुम्हें टूटनेसिस 2 मम्मी दिया था, वो डेमीगॉड बनने के रिचुअल में काम हुआ है ना? शारन आप डेमीगॉड बन चुके हैं ना? शारन कहती है यस, ज्यादा वो बोलती नहीं है, बस हाँ करती है। दूसरा सवाल क्लाइन का कि रेने टिंकर आपसे कैसे रिलेटेड है? शारन बोलती है वो मेरी टीचर है। टीचर है यानी मिस मैसेंजर मिस बॉडीगार्ड की टीचर है। तभी दोनों को मिस मैसेंजर मिस बॉडीगार्ड में शुरू से बोल रहा था, हिंट में आपको फेंकता रहता था, आप ही नहीं पकड़े हिंट को। नो वंडर मिस शारन को पपेट पोशन फॉर्मूला इतनी आसानी से मिल गया। बट द क्वेश्चन इज ये लोग कैसे टीचर स्टूडेंट कैसे, मतलब व्हेन डिड इट हैपन? ऑफ कोर्स बहुत पहले हुआ होगा, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन, क्या हुआ था? अब शारन बताना शुरू करती है कि देखो 5th एपॉक के बिगिनिंग में डेथ पेरिश कर गया था। सदर्न कंटिनेंट के स्टार हाईलैंड्स ऑफ पैज वैली जैसे एरियाज में बैलम एम्पायर के खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू होने लगे। इस प्रोसेस के दौरान चेन्ड गॉड अपीयर हुआ और रोज स्कूल ऑफ थॉट का बर्थ हुआ। शारन की टीचर ओरिजिनली लोकल हाईलैंड्स के रूलर की डॉटर थी, लेकिन बाद में वो चेन्ड गॉड की ब्लेसेड बन गई और अपने फादर को हाईलैंड्स किंगडम एस्टैब्लिश करने में मदद की। बाद में वो सीक्वेंस 2 एंजल बन गई और रोज स्कूल ऑफ थॉट की लीडर्स में से एक बनी। उनका मानना था कि टेम्परेंस और लिमिटेड डिजायर्स को फॉलो करके लाइफ के मैडनेस का रेजिस्टेंस किया जा सकता है। लगभग 922 इयर्स पहले सन ऑफ गॉड सुआ बॉर्न हुआ। उसके बाद सब कुछ ग्रेजुअली चेंज होने लगा, क्योंकि इंटेलिजेंस और ब्लडी रिचुअल्स धीरे धीरे डोमिनेंट फैक्शन बन गए। शुरू में टीचर बेयरली सिचुएशन को मेंटेन कर पाई और टेम्परेंस फैक्शन को इन्फ्लुएंस से बचाए रखी, लेकिन टाइम के बाद मदर ट्री ऑफ डिजायर का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। सुआ भी कुछ साल पहले सक्सेसफुली एडवांस करके ट्रू अबॉमिनेशन बन गया। वहां यहाँ एक इंटरनल वॉर शुरू हो गई, मतलब रोज स्कूल ऑफ जो भी थॉट है उसके अंदर, और टीचर जो है यानी कि मिस बॉडीगार्ड, उन्होंने शारन को प्रोटेक्ट किया, इनफैक्ट मैरिक को भी, और ये दोनों जो है वो हाईलैंड वैली और ग्रासलैंड से स्केप कर पाए। शारन देखती है कि सुआ और दूसरे हाई रैंकिंग मेंबर्स के सीज के नीचे वो जो थी मतलब अपनी मिस मैसेंजर वो गिर गई, लेकिन प्रीवियस प्रिपरेशन की वजह से वो कंप्लीटली नहीं खत्म हुई, मतलब वो हारी, खत्म भी हुई लेकिन कंप्लीटली नहीं। वो स्पिरिट वर्ल्ड में एक स्पेशल स्टेट में रिजरेक्ट करती हैं और अब अपने बॉडी को कंप्लीट करना चाहती हैं। तो इन शॉर्ट मिस मैसेंजर एक फाइट के अंदर खत्म हो गई थी जब वो एक्चुअल ह्यूमन थी, उनकी अपनी बॉडी थी, लेकिन उनकी अपनी प्रिपरेशंस ऐसी थी जिसके कारण वो अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड में रिजरेक्ट हो चुकी हैं। एंड देखा जाए तो अब मिस मैसेंजर करंटली एसेंस में एक एंजल है जिनके पास कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स नहीं है, मतलब वो वीकेंड स्टेट में है। एक एंजल है लेकिन एक वीकेंड एंजल, और यही बात पहले जोरास्ट कहा था कि वो फुल एंजल नहीं है अभी, लेकिन एंजल ही है, डरना है उससे, समझो। नो वंडर वो रोज स्कूल ऑफ थॉट के डेमीगॉड शैंक से इजीली डील नहीं कर पाई थी। अगर वो अपने एंजल वाले पावर पे होती तो 3rd बुक के एंड में जो हुआ था कांड, उसको वो इजीली डील कर सकती थी, लेकिन अभी थोड़ा पावर कम है, समझ जाओ वो डेमीगॉड लेवल के पावर पे आ गई है। बट एक और बॉडी मिल जाए, एंजल बन जाएंगी। मुझे बड़ा पसंद है ये जो अपनी मिस मैसेंजर है, 4 सर लेके घूमती है, बड़ा मजा आता है। और क्लाइंट सोचता है मेरे साथ एंजल्स की कमी नहीं है, ठीक है, मतलब देखा जाए तो अपने मिस्टर अजिक है एंजल, अब मिस मैसेंजर है एंजल, अब विल ऑसप्टिन है एंजल, अब पैलियस जोरोआस्ट है एंजल, मेरे साथ इतने सारे एंजल काम करते हैं। प्रॉब्लम ये कि सारे के सारे वीकेंड स्टेट में है। ये एंजल के साथ क्या प्रॉब्लम है, सारे एंजल वीकेंड स्टेट में ही क्यों होते हैं, कंप्लीट पावर के साथ क्यों नहीं आते? एक नाम तो भूल ही गया, मैम अरियाना या फिर बर्नाडेट, ये लोग वीकेंड स्टेट में नहीं है, ये लोग बढ़िया स्टेट में। बर्नाडेट एंजल नहीं है शायद, लेकिन मैम अरियाना तो एंजल है। अब क्लाइंट में ये भी सवाल था कि रेने टिंकर अभी भी ये पैसा क्यों करती रहती है, गोल्ड कॉइंस, लेकिन क्लाइंट सोचा कि होगा कुछ उनका अपना रिचुअल, तो उस बात को भी रहने देते हैं। एंड नाउ दिस आल्सो टेल्स अस कि जो अपनी मतलब मिस मैसेंजर होंगी रेने टिंकर, उनके पास पपेट पोशन का फॉर्मूला तो इजीली अवेलेबल होगा, जो कि वो बता दी होंगी शारन को, क्योंकि उसकी वो टीचर है। एंड देन टूथनेस 2 मम्मी चाहिए होगा, जिसमें क्लाइंट ही मदद कर दिया था, रिचुअल का आइटम भी मिल गया, फिर रिचुअल क्या होगा वो भी पता होगा। तो शारन के लिए एडवांस करना उतना डिफिकल्ट नहीं था, बस आइटम ऑब्टेन करना था, जिसमें शर्लॉक मोरियार्टी हेल्प कर ही दिया। तो हाँ, ये जो पूरा एक हुआ था चीज, ये अब क्लियर हो चुका है कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और क्या रिलेशन है शारन और मिस मैसेंजर रेने टिंकर के बीच। इससे एक और बात पता चलता है कि क्योंकि मिस मैसेंजर यानी रेने टिंकर रोज स्कूल ऑफ थॉट के साथ ऑलरेडी बैटल कर चुकी हैं, तो उन लोग को इस बात का थोड़ा तो आइडिया होगा कि वो फुली खत्म नहीं हुई है, राइट? तो वो लोग रेने टिंकर के लिए प्रिपेयर भी कर चुके होंगे। तो रेने टिंकर इस बैटल में शायद इस कारण से नहीं कूद सकती, लेकिन इसका कुछ और भी कारण हो सकता है।
अब चलो शैरन से पूछ ही लेते हैं। तो क्लाइंट यहाँ मल्टीपल फोल्ड क्वेश्चंस पूछता है। चलो मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लाइंट का कि क्या अपने आप को, मतलब शैरन से पूछ रहा है कि क्या अपने आप को और मैरिक को बेट की तरह यूज करके बैकलैंड में रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स को फिश आउट करना थोड़ा ज्यादा नेव प्लान नहीं है? क्या आपको नहीं लगता शैरन की वो आपसे डील करने के लिए सिर्फ एक या दो डेमिगॉड्स नहीं भेजेंगे, उससे ज्यादा भेज सकते हैं? और सैंग्विन आपकी एग्जैक्टली कैसे हेल्प कर सकते हैं? क्लाइंट कहता है कि मैं पहले भी मेंशन किया हूं कि मेरी एक आइडेंटिटी की वजह से मदर ट्री ऑफ डिजायर मुझे काफी इंपॉर्टेंस देती है। इवन एबॉमिनेशन सुआ को मुझ पर अटैक करने के लिए भेजा गया था और तुम्हारी टीचर के मेरे साथ कोऑपरेशन भी उन्हें पता है। इस सब पॉइंट्स को मिलाकर देखा जाए तो अगर मैम शैरन आप और मैरिक अपीयर होते हैं तो आपके ऊपर किस लेवल का असॉल्ट करेंगे रोज स्कूल ऑफ थॉट वाले, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये कहने के बाद क्लाइंट का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सीरियस हो गया और उसने पूछा कि क्या तुम बैकलैंड में डिवाइन डिसेंट करवाना चाहती हो मिस शैरन? क्योंकि यहाँ तो लग रहा है कि वो लोग बहुत प्रिपेयर करके आएंगे, एंजल ना उतार दें। अब ये सब सुनकर शैरन वाज लाइक, देखो क्लाइंट मोरेटी, सॉरी शर्लॉक मोरियार्टी, ये बेट नहीं है बल्कि उन्हें बाहर निकालने के लिए एक प्लॉय है। देखो जब रोज स्कूल ऑफ थॉट के लोग पहले हमें परस्यू कर रहे थे तब हमें पता था कि बैकलैंड में उनके काफी मेंबर्स हैं, लेकिन उस वक्त हमारी स्ट्रेंथ कम थी और हमें ट्रैप्स का भी डर था। साथ ही हम चर्च की अटेंशन अट्रैक्ट करना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस बार हम उनके रिलेटिवली इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक पर अटैक करने वाले हैं। हम जानबूझकर कुछ लोगों को मिस करेंगे ताकि जो हिडन मेंबर्स हैं वो सीक्रेटली एस्केप कर सके और इंफॉर्मेशन रोज स्कूल ऑफ थॉट के बैकलैंड के पर्सन इंचार्ज तक पहुंच सके। सीक्रेटली सैंग्विन का एक डेमिगॉड उन पर नजर रखेगा। इस मैसेज चेन के थ्रू हम पर्सन इंचार्ज तक पहुंच जाएंगे। वो पर्सन डेफिनेटली रोज स्कूल ऑफ थॉट का की मेंबर तो होगा। एक बार उसे मार दिया गया या इवन कैप्चर कर लिया गया तो उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ऑपरेशन का नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड कर सकते हैं। मल्टीपल फोल्ड ऑपरेशन है मित्रों। हाँ, क्लाइंट भी बोला कि मेन पॉइंट ये कि तुम लोग रोज स्कूल ऑफ थॉट की अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करके प्लान बना रहे हो, खुद को बेट की तरह यूज नहीं कर रहे। इससे सिचुएशन को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है और बैकलैंड को डिस्ट्रॉय होने से भी बचाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं एज शर्लॉक मोरियार्टी। बस पहले मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम दे दो, मैं डेंजर लेवल को थोड़ा सा कंफर्म करना चाहता हूं। बेसिकली क्लाइंट यहाँ पे डिविनेशन की बात कर रहा है, डिविनेशन करने वाला है और डिविनेशन में बहुत डेंजर रहा तो वापस नाम खींच लेगा, भैया मैं नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, और लगा कि नहीं डेंजर मैनेजेबल है तो कर लेगा पार्टिसिपेट। तो अगर क्लाइंट करता है पार्टिसिपेट कंसिडर, तो क्लाइंट को पेमेंट में क्या चाहिए? ठीक है, मतलब पेमेंट तो चाहिए ना क्लाइंट को। देखो अगर पूरे ऑपरेशन के दौरान कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो क्लाइंट जो है वो मैम रेने टिंकर से एक बार में फ्री असिस्टेंट लेना चाहता है। दैट इज अ गुड थिंग। याद है बहुत पैसा मांगती है, 10-10 हजार 20-20 हजार कॉइन्स मांगती है। एक फ्री असिस्टेंट मिल जाएगा तो 20 हजार कॉइन्स बचेगा। लेकिन अगर क्लाइंट को खुद ऑपरेशन में इन्वॉल्व होना पड़ा तो स्पॉइल्स ऑफ वॉर पर मतलब प्रायोरिटी की कंडीशन ऐड कर सकता है क्लाइंट की जो मिलेगा उसमें से सबसे पहले मैं चूज करूंगा मेरे को क्या चाहिए। और रेने टिंकर से हेल्प तो एक फ्री मिलना ही है, ठीक है। तो शैरन जी जाइए अपने टीचर से पूछ लीजिए कि if she is ready to do this. Sharon was like पूछने की कोई जरूरत नहीं है, I agree, ठीक है। अपने टीचर के बिहाफ पे मैं ही अग्री कर लेती हूँ। तो या तो वो पहले से ही बात कर चुकी है रेने टिंकर से इस बारे में, या फिर शैरन और रेने टिंकर का रिलेशनशिप इतना तगड़ा है कि पूछने की जरूरत नहीं। अब क्लाइंट फाइनली एक और सवाल पूछ ही लेता है कि रेने टिंकर से खुद ही तुम हेल्प मांग सकती थी ना, मतलब ठीक है उनके खिलाफ प्रिपरेशन करके रखेंगे बट स्टिल शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड शैरन वाज लाइक हाँ वो तो रीजन है कि उनके खिलाफ प्रिपरेशन वो लोग करके रखेंगे, दूसरा रीजन ये भी है कि रेने टिंकर नहीं चाहती कि सैंग्विन्स ये बात डिस्कवर करे कि वो अब तक जिंदा है, तो she cannot come in front of Sanguine। तो हाँ ये सारी बातें हो गई। अब जाते जाते क्लाइंट एक जो है ना थोड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ लेता है शैरन से कि आप टेम्परेंस को फॉलो करती हैं, फिर रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स को हंट क्यों कर रही हैं? क्या रिवेंज टेम्परेंस की लिमिट के अंदर नहीं आता? इस पर शैरन रिप्लाई करती है कि पिछले कुछ डेकेड से रोज स्कूल ऑफ थॉट मदर ट्री ऑफ डिजायर को रियल वर्ल्ड में डिसेंड करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इससे एक अनइमेजिनेबल डिजास्टर आ जाएगा। इसके अलावा टीचर भी अपनी बॉडी को कंप्लीट करना चाहती है। अगर मदर ट्री ऑफ डिजायर रियल वर्ल्ड में डिसेंड कर गया तो मेरे लिए ये अनइमेजिनेबल डिजास्टर होगा। लेकिन इसका मिस मैसेंजर के बॉडी के कंप्लीट करने से क्या कनेक्शन है? क्या उनका बॉडी कभी अलग अलग पार्ट्स में टियर कर दिया गया था और अब रोज स्कूल ऑफ थॉट के डिफरेंट की मेंबर्स के पास है पार्ट्स तो जोड़ना है, ऐसा कुछ? या सेम सीक्वेंस के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के बॉडीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी रिचुअल के थ्रू उनके बॉडी का पार्ट बनाया जा सकता है? हाँ यही सब क्लाइंट मन ही मन अंदर अंदर सोच रहा था, पूछा नहीं। पूछा ये क्लाइंट कि क्या अबॉमिनेशन म्यूटेंट पाथवे का सीक्वेंस 1 है, फिर सीक्वेंस 2 और 3 क्या है? शैरन बिना हेजिटेशन के जवाब देती है कि पहले मुझे भी श्योर नहीं था ये सब क्या है, लेकिन अब मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि हाँ सीक्वेंस 1 अबॉमिनेशन है, सीक्वेंस 2 है एंशिएंट बेन और सीक्वेंस 3 है कर्स्ड आर्टिफैक्ट। लेकिन अब इसे डिसाइपल ऑफ साइलेंस कहा जाता है। तो इसका मतलब जब मैंने लास्ट टाइम पूछा था तब तुम खुद भी श्योर नहीं थी, मतलब शैरन से पूछ रहा है क्लाइंट। यानी जब तुमने मिस मैसेंजर को समन किया और उसके साथ रीयूनाइट हुई तब तुमने और सीक्रेट जान लिए। मतलब ये क्वेश्चन ये रेटोरिकल क्वेश्चन है, क्लाइंट को पता है इसका जवाब हाँ ही है, बस फ्रेज कर रहा है इन बातों को। चलो जो भी बात थी क्लाइंट की, जो भी क्वेश्चंस थी, जो कुछ क्लाइंट को पूछना था, जो भी डिस्कशन होना था, सब कुछ यहाँ हो चुका है। ऑपरेशन का टाइम जब कंफर्म हो जाएगा
तो क्लाइंट को बस लेटर भेज देना है और क्लाइंट डेफिनेशन करके आंसर अपना दे देगा कि वो करने वाला है इस ऑपरेशन को या नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अब क्लाइंट यहां से निकला ही है, घर जा ही रहा है कि भैया मिस्टर फूल को एमिलिन की प्रेयर सुनाई देती है। क्यों? एमिलिन को करना है मिनी गैदरिंग, होना ही था ये। और मिनी गैदरिंग में उसको चाहिए कौन कौन? मिस्टर हैंगमैन, मैम अर्मिट, मिस जस्टिस और मिस्टर वर्ल्ड। जैसा मैंने कहा था क्लाइंट से हेल्प ये भी मांगेगा, मतलब मिस्टर वर्ल्ड से हेल्प ये भी मांगेगा, तो दो गिरमिन स्पैरो होंगे वहां पे। मतलब एक को तो वो शर्लॉक मोरियार्टी बना देगा और एक को गिरमिन स्पैरो बना देगा इस अभी किलगॉर को जो पकड़ा है अपना मैरियोनेट। तो चलो ये प्लान अच्छा है, क्लाइंट पहले से कर लिया। एनीवेज, तो यहाँ गैदरिंग होता है, एक मिनी गैदरिंग। प्लान इज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड। एमिलिन बताता है कि 2 रोज स्कूल ऑफ थॉट से एस्केप हुए टेम्परेंस फैक्शन की हेल्प से एग्जीक्यूट करने वाले हैं ये लोग प्लान। ऑफ कोर्स यहाँ शैरन और मैरिक की बात हो रही है। अब एमिलिन यहाँ वही प्लान बताता है जो कि शैरन शर्लॉक मोरियार्टी को बताई थी, उसी को थोड़ा डिफरेंट एंगल से बताता है। और बात खत्म करने के बाद एमिलिन कहता है कि अगर हमें इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम सैंग्विन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर रोज स्कूल ऑफ थॉट के हेडक्वार्टर्स पे सरप्राइज अटैक लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं। हमें उनसे एक इंपॉर्टेंट आइटम चाहिए। कौन सा इंपॉर्टेंट आइटम? ये सोचने वाली बात है ना, क्या किया पूछ भी लेती है। एमिलिन छुपाता भी नहीं है, कहता है ये हमारे सैंग्विन एंसेस्टर्स का छोड़ा हुआ एक होली आर्टिफैक्ट है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली किस एक्सीडेंट की वजह से ये रोज स्कूल ऑफ थॉट के हाथ लग गया, लेकिन लिलिथ का छोड़ा हुआ होली आर्टिफैक्ट रोज स्कूल ऑफ थॉट के हैंड्स में है और सैंग्विन इसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो आइटम जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। क्या वो आइटम है? ऑफ कोर्स आपको जो फाइट होगी पता चल ही जाएगा, बट अभी के लिए धैर्य रखो। वैसे क्लाइंट तेज है, उसके मन में एक थॉट बन रहा है कि क्या ये आइटम, मतलब आइटम या जो भी है ये चीज, क्या ये मदर ट्री ऑफ डिजायर की मून डोमेन की अथॉरिटी का एक पार्ट में इंट्रूड और कंट्रोल कर पाने की हो सकती है। ये बात मिस शैरन और बाकी लोगों ने मेंशन नहीं की थी। सैंग्विन ने भी उनसे कुछ इंफॉर्मेशन हाइड की थी और उनके एम्बिशंस काफी बड़े थे। हाँ, इसे एम्बिशन कहना भी सही नहीं होगा। वो एंसेस्टर लिलिथ, जिनकी ट्रू आइडेंटिटी अभी भी अननोन है, वो शायद सिचुएशन के केओस और एपोकलिप्स के आने को पहले ही सेंस कर चुकी हैं। इसलिए सैंग्विन को अपना स्टाइल चेंज करके ज्यादा प्रोएक्टिव बनने के लिए कहा गया है, ताकि उनके पास फ्यूचर में रिलाई करने के लिए ज्यादा चीजें हों। ये एपोकलिप्स की प्रिपरेशन में एक लाइफ सिक्योर करने जैसा है। एनीवेज, तो क्लाइंट ये सब सोच रहा है और बाकी जो मेंबर्स हैं जो यहाँ आए हैं इस मिनी गैदरिंग में, वो लोग भी सोच रहे हैं कि भैया ये जो की इन्फॉर्मेशन दिया है एमिलिन, इस पे कैसे प्लान बने, क्या हो। और कुछ सेकंड सोचने के बाद सबसे पहले बोलता है अपना एल्गर। ऑफ कोर्स ही इज द स्मार्टेस्ट वन, आई लाइक हिम मैन। मुझे पता है वो थोड़ा सा अंडर द रेडार जाता है बंदा, बट बहुत पसंद है मुझे। एल्गर कहता है कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तुम जो सैंग्विन लोग हो वो लोग सीक्रेटली छुपते रहोगे और रोज स्कूल ऑफ थॉट तुम्हें टारगेट नहीं करेगा। एमिलिन कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है, क्योंकि वो लोग तो मतलब फिश आउट कर रहे हैं मैरिक एंड शैरन ना, तो उन पे टारगेट रहेगा। सैंग्विन का प्लान ड्यूक ऑल्मर, मार्किस निब्स और बैकलैंड में मौजूद कुछ अर्ल्स ने मिलकर डिसाइड किया था। नेचुरली उन्होंने बहुत सारे पॉसिबल प्रॉब्लम्स पर पहले ही सोचा और प्लान को रिपीटेडली रिकंसिडर किया होगा। वैसे भी अगर कोई पिग भी 1000 ईयर से ज्यादा जीता रहे तो उसमें भी कुछ लेवल की विजडम और एक्सपीरियंस तो आ ही जाती है। तो सैंग्विन के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन लोग में आई गई होगी। बट एल्गर तेज है, मतलब ठीक है, हो सकता है शायद एंजल इतना तेज नहीं हो, लेकिन दिमाग उसका तेज है। तो एल्गर का एक सवाल है, सवाल ये कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि रोज स्कूल ऑफ थॉट का बैकलैंड पर्सन इंचार्ज सिर्फ एक सेंट है? हो सकता है कि वहां और डेमिगॉड्स या इवन एक एंजल भी हिडन हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि बैकलैंड की सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये इंपॉसिबल नहीं है कि रोज स्कूल ऑफ थॉट ने किसी पर्टिकुलर प्लान के लिए अपनी पावर हाउस स्ट्रेंथ इंक्रीज कर ली हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम उन थीव्स जैसे बन जाओगे जो कुछ चुराने के लिए निकले थे लेकिन सीधे सिविलिस यार्ड में घुस गए। सिविलिस यार्ड बैकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट का दूसरा नाम है। तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा है कि चोर चोरी करने पुलिस स्टेशन ही घुस गया, ऐसा हो जाएगा, बहुत पिट्टू पड़ेगा तुम लोग को, समझ रहे हो बात? अब ये सुन के एमिलिन थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से इस बार ड्यूक ओल्मर जो है वो पर्सनली पूरे प्रोसेस पे नजर रखेंगे। इवन अगर रोज स्कूल ऑफ थॉट का एंजल डिसेंड भी कर गया तो हम इजीली स्केप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी साइड की एक्चुअल विलिंगनेस बैकलैंड में इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की नहीं है। जब तक किसी साइड के पास ओवरवेलमिंग एडवांटेज या ह्यूज कमोशन क्रिएट करने बिना जीतने का कॉन्फिडेंस ना हो तो नेचुरली फाइटिंग रुक जाएगी। लोग इतना नाटक नहीं करेगा, वरना पता नहीं चर्च के एंजल्स वगैरह डिसेंड कर गए, chaos मच जाएगा, बैकलैंड खत्म। अब ये बात सुन के कैटलिया वार्न करती है कि देखो भैया, जो बियॉन्डर्स डेमिगॉड लेवल पे नहीं है उनके लिए एंजल्स के बीच एक स्लाइट क्लैश भी ऐसे आफ्टर शॉक्स प्रोड्यूस कर सकती है जो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ होगी। ठीक है, तुम सोच रहे हो भाग जाएंगे, अगर एंजल डिसेंड करके उनकी फाइट शुरू हो गई सबसे पहले तुम ही पिसे जाओगे। हाँ, इतना जो तुम प्राइड कर रहे हो सैंग्विन के स्ट्रेंथ को लेके, प्राइड से बाहर आओ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। एल्गर ठीक बोल रहा है। और देखा जाए तो ये तो साला एमिलिन डेमिगॉड भी नहीं है, ये इतना क्यों उछल रहा है? ऑड्री पूछ ही देती है कि मिस्टर मून जी, आपका इस प्लान में काम क्या है? आप बोल तो रहे हो बड़ा तेजी से प्लान है, ऐसा है वैसा है, आप क्या करने वाले हो? एमिलिन कहता
है कि मुझे बस रोज स्कूल ऑफ थॉट के सीक्रेट मेंबर्स को मॉनिटर करना है और जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा उसके बेसिस पे एक्चुअल टारगेट को लॉक करने का काम अर्ल मिस्ट्रल का होगा, मेरा नहीं। और अल्टीमेटली एक्शन मार्किस निब्स लेंगे, अर्ल मिस्ट्रल रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परस फैक्शन के डेमिगॉड लेंगे, देन ड्यूक ऑलमर सीक्रेट मॉनिटर करेंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। मेरे लिए अपेरेंटली सिर्फ उस राथ मैरिक से कांटेक्ट मेंटेन करना और दोनों साइड्स के बीच कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना है, इससे ज्यादा मेरा कुछ काम नहीं है। तो मैं तो भैया अपना मॉनिटरिंग करके कम्युनिकेशन करके निकल लूंगा। और अब जब एमिलिन सोच रहा है, इतना प्राइड जो फील कर रहा था, प्राइड उसका गया, क्योंकि देखा जाए तो एमिलिन के लिए ज्यादा काम करने को है नहीं, ठीक है, मतलब थोड़ा ही छोटा मोटा काम करना है उसको। हाँ, मिस जस्टिस समझ गई कि एमिलिन का जो रोल है वो बस ये इंश्योर करना है कि दोनों पार्टी सक्सेसफुल कोलैबोरेशन कंप्लीट कर सके और कुछ नहीं। बैटल में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। ऑड्री कहती है एमिलिन से कि देखो तुम बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? वेल, वो लेमानोस ट्रैवल को रेंट कर सकता है, मिस्टर वर्ल्ड को कुछ पैसे देकर उसमें टेलीपोर्ट वाला कुछ पेजेस रिकॉर्ड करवा लेगा, टेलीपोर्ट करके भाग जाएगा, बेस्ट है उसके लिए, ठीक है। अपना काम करो और भाग निकलो, क्योंकि यहाँ डेमिगॉड्स और एंजल्स की बात हो रही है लड़ाई में, ठीक है। तुम तो मिड सीक्वेंस बियॉन्ड रहो, भागो, यही सबसे बेस्ट है। और हाँ, टैरो क्लब का कोई और मेंबर सैंग्विन के इस हंटिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और ये मैटर उनके कंट्रोल में भी नहीं था, इसलिए प्राइवेट मिनी गैदरिंग जल्द ही खत्म हो गई और पार्टिसिपेंट्स रियल वर्ल्ड में रिटर्न कर गए। अब बाकी लोग ग्रे फॉक्स से गए, लेकिन क्लाइन नहीं गया ना। सबके जाने के बाद क्लाइन बैठा फूल के चेयर पे और वो देखा किसको, ब्रोकन फिंगर और अनशैडोड कुर्सी फिक्स का जो करवा रहा है ना, वो जो कुछ भी गंदा काम जोड़ के, भैया इसका रिजल्ट क्या है ये देखते हैं। तो क्लाइन देखता है कि उस वक्त फिंगर बोन्स को पॉलिश करके बनाए गए ग्रेश व्हाइट ट्वीजर्स जैसे ब्रोकन फिंगर की सरफेस से ग्रेवल जैसा एक सब्सटेंस निकलने लगा था। वो अपने आसपास की सारी लाइट अब्सॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से वो पिच ब्लैक दिख रहा था। वो स्लोली स्वर्ल होते हुए एक जगह गैदर हो रहा था, जैसे कोई नई शेप फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हो। ब्रोकन फिंगर का ग्रेश व्हाइट कलर भी ट्रांसपेरेंट होने लगा था, उसकी सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी और उसमें टाइनी होल्स अपीयर हो गए थे। तो अनशैडोड क्रूसीफिक्स एक्चुअली मिस्टिकल आइटम्स और सील्ड आर्टिफैक्ट से बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक को स्लोली पर्ज करके उन्हें एक साथ कंबाइन होने दे सकता है। ऑफ कोर्स कंडीशन ये है कि ग्रे फॉग के ऊपर मौजूद मिस्टीरियस स्पेस जैसी कोई पावर इसे सप्रेस करे ताकि ये विलिंगली बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक वाले आइटम के कांटेक्ट में रह सके, वरना ऐसे तो वो रहेगा नहीं, रिपेल हो जाता है, आपको पता है। हाँ, क्लाइंट सैटिस्फाइड है रिजल्ट से, लेकिन तभी ग्रेस व्हाइट ब्रोकन फिंगर अचानक एक्सट्रीमली अजीब से गंदे से आवाज में गाने लगा, ओ मेरे सन आपका प्रेज किया जाए, प्रेज द सन। हाँ, ये भी इसका एक ये नेगेटिव इफेक्ट है, सन का प्रेज करने लगेगा सील्ड आर्टिफैक्ट या इवन इंसान, नॉर्मल इंसान हो तो ठीक है, चलो गाओ भाई। इनफैक्ट गाते गाते उसके अंदर से क्रैकिंग साउंड आ रही थी, जैसे वो किसी भी मोमेंट शाटर कर जाएगा, लेकिन फिर भी वो सन को प्रेज करने से रुका नहीं। ओ मेरे सन लॉर्ड सन गाना गाते रहा। इससे एआई से एक बढ़िया सन गॉड का एक गाना बना देता हूँ, सुनाऊंगा आप लोग को। हाँ, इस पॉइंट पे क्लाइन जो है वो अनशैडोड क्रूसीफिक्स और ब्रोकन फिंगर को सेपरेट किया और जंक पाइल के अलग अलग कॉर्नर्स में फेंक दिया। फिर ग्रे फॉग की पावर से अनशैडोड क्रूसीफिक्स को सप्रेस कर दिया गया। इसके बाद क्लाइन रियल वर्ल्ड में रिटर्न करने वाला था, लेकिन तभी द फूल के ओनली बिलीवर को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट ऑफ लाइट से रिपल्स निकलने लगे। एक के ऊपर एक प्रेयर्स की आवाजें सुनाई देने लगी। क्लाइन ने अपने थॉट्स को कंट्रोल किया और अपनी स्पिरिचुअलिटी उस तरफ एक्सटेंड की। इमीडिएटली उसके सामने डैनेट्स का अपने रूम में प्रेयर करते हुए सीन अपीयर हुआ और उसकी वॉइस क्लाइन के ईयर्स में इको हुई। बेसिकली डैनेट्स यहाँ गिरमैन स्पैरो तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता था एंड ऑफ कोर्स ये कौन सी बात है, वाइस एडमिरल एलिमेंट से रिलेटेड ही बात होगी। चलो सुनते हैं क्या बात है। तो डैनियल्स कहता है कि मेरे कैप्टन के अकॉर्डिंग सी पर बहुत सारे आइटम्स को वाइस एडमिरल एलिमेंट का बताया जा रहा है, लेकिन बिना किसी एक्सेप्शन के वो सब फेक है और उस असॉल्ट में इंजर्ड होने के बाद से इस पायरेट एडमिरल ने अपने रूट को सीक्रेट रखने पे बहुत ज्यादा अटेंशन दिया है और वो रेयरली प्लंडर करती है। लास्ट टाइम उसका शिप 2 मंथ्स पहले बर्सर्क सी के वेस्ट में थेरोस आइलैंड के पास देखा गया। उसके बाद वो वास्ट ओशन में चला गया और अब उसकी वेयर अबाउट्स अननोन है। कमिंग बैक टू एंडरसन के स्टमक में जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है अब वो कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल में आ गया है और उसके बॉडी से भी पार्शियली सेपरेट करा दिया गया है। काफी लॉन्ग पीरियड तक वो उसके फ्लैश के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इस लेटेंट प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहला, सन पाथवे के सीक्वेंस 4 अनशैडोड की हेल्प लेना, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता ही चुका था। लिटरली एंडरसन की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक भी क्लींस हो सकती है। दूसरा मेथड है हंटर पाथवे के सीक्वेंस 4 आयरन ब्लडेड नाइट की पोशन फार्मूला को फाइंड करना। रिचुअल और इंग्रेडिएंट की हेल्प से वो फॉरेन ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकता है। और एंडरसन कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा है? ऑफ कोर्स वो सेकंड ऑप्शन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, उसको रिस्क लेने में मजा आता है, ही इज हैप्पी टू डू इट। अब ये सब सुन के क्लाइन सोचता है कि वाइस एडमिरल एलिमेंट ने डीमन सेक्ट की एडवाइस फॉलो करके क्या इस क्रिटिकल पीरियड में खुद को हाइड कर लिया है, यही लगता है। अगर ऐसा है तो शॉर्ट पीरियड में उसे कैप्चर कर पाना
काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। शायद 1-2 मंथ्स में सिचुएशन कंप्लीटली एक्सप्लोड हो जाए और मुझे उसे सर्च करने की जरूरत ही ना पड़े। फिलहाल डैनिट्स को उसकी सर्च में लगा देता हूं और थोड़ी होप मेंटेन करता हूं। क्लाइंट सोचता है कि उसका मेन फोकस डीमोनिस ट्रिसी को फाइंड करने का होना चाहिए और हाँ, क्लाइंट के पास उसे कांटेक्ट करने का मेथड भी है कहीं ना कहीं। क्लाइंट सोचता है कि सेंटेंस ऑफ व्हाइट कैटरीना के अगेंस्ट कोऑपरेशन का एक्सक्यूज यूज करके अब मैं उसे गेरमिन स्पैरो से मिलने के लिए कन्विंस कर सकता हूं। देखता हूं क्या मैं उसे कंट्रोल करके कैटरीना को बाहर निकालने के लिए बेट की तरह यूज कर सकता हूं। और जहां तक एंडरसन के लेटेंट प्रॉब्लम की बात है तो उसकी दोनों सॉल्यूशंस में क्लाइंट हेल्प कर सकता है। और हाँ, अब क्योंकि वो एंडरसन खुद सोच रहा है कि वो एडवांस करके करेगा सब कुछ, तो अनशैडोड क्रूसीफिक्स को रेंट करने वाला जो एक ऑप्शन था वो भी अब जरूरी नहीं है। नाउ आयरन ब्लडेड नाइट पोशन फार्मूला की बात करें, जो कि एंडरसन को चाहिए क्योंकि वही वो रास्ता चुन रहा है, तो इंस जैंगविल को ल्योर करने में एंडरसन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हाँ, ऐसा नहीं है क्लाइंट उसे ये फार्मूला दे नहीं सकता। उसके स्टमक के फॉरेन ऑब्जेक्ट वैसे भी एडम की पेमेंट है। क्लाइंट सोचता है कि मैं डायरेक्टली उसे बिस्टो भी नहीं कर सकता क्योंकि वो द फूल का बिलीवर नहीं है और गेरमिन स्पैरो के पास भी बिना किसी रीजन के इतनी हाई लेवल चीज उसे देने का जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा। तो कैसे दिया जाए? मतलब दे सकते हैं फार्मूला, लेकिन कुछ एक जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए ना। हाँ, क्लाइंट ने गेरमिन स्पैरो को कंजोर किया और उसे प्रेयर पोस्चर में खड़ा किया। प्रेयर में क्या बोला है चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। सिचुएशन बताता हूँ फॉग सी में क्या चल रहा है। गोल्डन ड्रीम पे हाँ, वहां वुडन डोर फोर्सफुली खुलता है और जोर से वॉल से टकराता है। बुक के पेजेस फ्लिप कर रहा है। एंडरसन यूजुअल एक्सप्रेशन के साथ डोर पे खड़े डैनिट्स की तरफ देखने लगा। डैनिट्स यहाँ चकल करते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मिशन है। एंडरसन पूछता है क्या मिशन है और डैनिट्स कहता है कि मेरे साथ थेरोस आइलैंड चलो और वाइस एडमिरल एलिमेंट की वेयर अबाउट सर्च करने में मेरी हेल्प करो और मेरे लिए कॉन्स्पायरर के रिक्वायर्ड बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स गैदर करने में भी हेल्प करना। और हाँ, इस सबकी पेमेंट तुम्हें ही करनी होगी, ठीक है? एंडरसन कहता है ठीक है मैं पेमेंट भी करूंगा, तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन इसका रिवॉर्ड मुझे क्या मिलेगा? डैनिट्स हंसते हुए कहता है रिवॉर्ड में मिलेगा आयरन ब्लडेड नाइट के सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और एडवांसमेंट रिचुअल। एंडरसन भी खुश हो गया, बुक को साइड में फेंका, एकदम ब्राइट स्माइल आ गया और बोलता है कब निकल रहे हैं मिशन पे, चलो भाई करते हैं। तो हाँ, यही गेरमिन स्पैरो बोला होगा कि तुम लोग मिलके मेरा मिशन कर दो, बदले में मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो ये एंडरसन डैनिट्स वाला एक पूरा चल रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं बैकलैंड के ईस्ट वॉरो में एक रेंटल अपार्टमेंट की तरफ जहां कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं। ब्लैक ड्रेस में ट्रिसी अपना लगेज वहां पैक कर रही थी। तो यहाँ ट्रिसी है। बेसिकली वो अपने नेक्स्ट हाइड आउट के लिए निकलने की प्रिपरेशन कर रही थी। वहां ट्रिसी इमीडिएटली अपना ब्लैक सूटकेस उठाती है, सराउंडिंग्स को देखती है, डेस्क के पास गई और एक पीस ऑफ पेपर अनफोल्ड करती है। पेन उठाकर वो लिखना शुरू करती है कि मिस्टर गेरमिन स्पैरो, मुझे रॉयल गार्ड्स के उस कैप्टन से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो सच में किंग जॉर्ज 3 का लॉयल है। मतलब लेटर लिख रही है, गेरमिन स्पैरो को बता रही है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। अब मेरा गोल ये फाइंड आउट करना है कि किंग एक्चुअली चाहता क्या है। इसके लिए मैं डीमोनिस सेक्ट की सेंटेंस ऑफ व्हाइट कैटरीना का अपोज करने वाली हूं। उसे डेफिनेटली कॉरस्पॉन्डिंग सीक्रेट्स पता है। वो सीक्वेंस 3 डीमोनिस ऑफ अनएजिंग है। उसे खत्म करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है और कैप्चर करना उतना ही डिफिकल्ट। मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ अलोन उससे डील करने के लिए इनफ नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड और कॉन्फिडेंट हैं तो हम कोऑपरेशन का ट्राई कर सकते हैं। आप जानते हैं मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है। हाँ, ये सब ट्रिसी लिखती है एंड देन समन करती है गेरमिन स्पैरो के मैसेंजर को। मैसेंजर कौन है? ऑफ कोर्स मिस मैसेंजर, रेने टिंकर, जो कि एक समय पे एंजल हुआ करती थी, अभी थोड़ी सी वीक हो गई हैं। अब ट्रिसी कितनी तेज है देखो, लेटर लिख दी है, मैसेंजर को समन करेगी और यहां से भाग जाएगी ताकि मैसेंजर उसे ना पकड़ सके। कहीं ट्रिसी को ही मैसेंजर पकड़ ले, कहीं गेरमिन स्पैरो ट्रिसी को ही पकड़ना चाहे, जो कि प्लान भी कर रहा है क्लाइंट। और क्योंकि ट्रिसी ये हाइड आउट चेंज भी करने वाली है तो ऐसा नहीं कि यहाँ वो दोबारा कभी आने वाली है इस जगह पे पर्टिकुलरली। तो हाँ, दिमाग ट्रिसी को है, बहुत दिमाग लगा के वो सब कुछ कर रही है। हाँ, मैसेंजर को तुरंत लेटर देने के बाद निकलने का प्लान था ट्रिसी का और गेरमिन स्पैरो से वो कांटेक्ट करने का बाद में वेट करेगी। तो लेटर तो लिख चुका है। ट्रिसी यहाँ एंशिएंट अर्मस में चैंटिंग करती है, गेरमिन स्पैरो के मैसेंजर को बुलाती है और उसके सामने 4 हेड वाली 8 आंखों वाली ब्लड शॉट आईज यानी कि अपनी मिस मैसेंजर रेने टिंकर पहुंच गई। अब रेने टिंकर को देखते ही ट्रिसी की जो प्यूपिल्स थी वो इंस्टेंटली डायलेट हो गई, जैसे उसने कोई अनइमेजिनेबली टेरिफाइंग चीज देख ली हो। तो ट्रिसी के सामने आ गई थी अपनी मिस मैसेंजर और ट्रिसी समझ गई कि मिस मैसेंजर एंजल है, लेकिन मिस मैसेंजर यहाँ ट्रिसी को कुछ करती नहीं है। तो ट्रिसी यहाँ से भाग पाती है। कहां भाग गई? वेल, वो भाग के एक वेयर हाउस से निकलती है, एक मिरर से, और ट्रिसी का भैया हाल बेहाल है। लिटरली वो समझ गई थी कि जो गेरमिन स्पैरो की मैसेंजर है वो एक एंजल है। भला हो कि अपनी मिस मैसेंजर रेने टिंकर ट्रिसी पे अटैक नहीं करी, वरना ट्रिसी का आज गेम ही था। उधर क्लाइंट को ट्रिसी का लेटर मिलता है जो कि मिस मैसेंजर पहुंचाई है क्लाइंट तक। एंड क्लाइंट पूछता है ये किसका लेटर है? एंड मिस मैसेंजर बोलती है वो वेसल ऑफ डार्कनेस उसका लेटर है। मतलब वो ट्रिसी का निकनेम डाली है ना, उसको बोल रही है वेसल ऑफ डर्टनेस एंड डार्कनेस। और क्लाइंट समझ गया यहाँ बात ट्रिसी की हो रही है। क्लाइंट की नॉलेज के मुताबिक ये जो डीमोनिस है, जिसका नाम बदलकर अब ट्रिसी
चीक हो गया है, वो प्रिमोडियल डीमनिस के अवेकनिंग या दुनिया में डिसेंट के मीडियम में से एक हो सकती थी। ऐसी सिचुएशन में उसे वेसल कहना गलत नहीं था। और जो लोग मिस्टीरियस वर्ल्ड के बारे में काफी जानते हैं वो जानते हैं कि प्रिमोडियल डीमनिस एक इविल गॉडेस थी जिसे अपोकलिप्स की अल्टीमेट ब्रिंगर के रूप में जाना जाता था, जो सब कुछ खत्म करने वाली थी। उसका मिशन अपोकलिप्स को जन्म देना और हर चीज का डिस्ट्रक्शन था। साथ ही उसके पास फीलिंग्स और इमोशन से जुड़े डिजायर जैसे अथॉरिटीज भी थे। इसलिए उसे सिर्फ डर्टीनेस और डार्कनेस से डिस्क्राइब करना कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं था, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि लोग उसे ऐसा मानते हैं। इसी तरह डर्टीनेस और डार्कनेस से ट्रिसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो इविल गॉडेस के इन्फ्लुएंस से एक सर्टेन एक्सटेंट तक करप्ट तो हो चुकी थी। और प्रिमोडियल डीमनेस को इतनी गंदी गंदी बातें कहना, ये हिम्मत एक एंजल में ही हो सकती है, और मिस मैसेंजर कर रही है ये हिम्मत क्योंकि वो एक एंजल है। मतलब अभी थोड़ी पावर कम हो गई लेकिन थी तो एंजल। जो भी वो क्लाइन यहाँ पूछता है मिस मैसेंजर से कि ट्रिसी का रिएक्शन क्या था आपको देख के, एंड मिस मैसेंजर वाज लाइक फट के 4 हो गई थी उसकी। ठीक है, तो क्लाइन बोलता है अच्छा ऐसा, तो आपने उसको मार्क कर लिया कि नहीं, ताकि अगली बार उसका क्या लोकेशन है खोज सके। मिस मैसेंजर कहती है नहीं मार्क में नहीं करी उसको, क्योंकि उसके अंदर प्रिमोडियल का डीमनिस का ऑरा था, तो मार्किंग वगैरह का काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि फिर डीमनिस से झगड़ा करने वाली बात हो जाएगी। अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब लेटर पढ़ता है क्लाइन, एंड बात वही थी कि बेसिकली कैटरीना को उसको भी पेलना है, गेडमन स्पैरो को भी पेलना है। तो हाँ, ट्रिसी से बातचीत की जा सकती है। तो ट्रिसी से बात करने का तरीका है ना, मिरर पे ब्लॉब डालता है क्लाइन, रगड़ता है, तो फिर ट्रिसी से बात हो पाती है। तो गेडमन बन के क्लाइन यही काम करता है, लेकिन ये जो स्टिकी ब्लॉब थी वो 10 मिनट के बाद वैनिश हो जाती है, एंड क्लाइन लिटरली ट्रिसी से नहीं कनेक्ट कर पाया। एंड इसका रीजन क्या है? ऑफ कोर्स ट्रिसी मिस मैसेंजर से इतना डर गई है कि अब वो गेडमन स्पैरो के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती। भैया गेडमन स्पैरो से मुझे नहीं मिलना, ना बात करना है। तभी क्लाइन को एक इल्यूजरी प्लीज सुनाई देती है, मतलब कोई उसको प्रे कर रहा है। कौन? शाओ। क्यों शाओ प्रे कर रही है? क्योंकि शाओ मिलने गई थी MI9 वाले गोल्डन मास्क का बंदा है ना, उससे। वो पूछता है शाओ से कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का क्या अपडेट है। एंड शाओ बता रही थी कि वो किसी एक लेडी से मिल रहा था। मैं उस वुमेन को ट्रैक करने की कोशिश करी, लेकिन मैं ट्रैक कर नहीं पाई बिकॉज उसके पास एंटी ट्रैकिंग थी। एंड हम सब जानते हैं कि शाओ झूठ बोल रही है, क्योंकि शाओ एक्चुअली में ट्रैक कर पाई थी उस वुमेन को, जो कि शर्मेन थी, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। ऑल्सो शाओ यहाँ बताती है इस MI9 वाले को, मतलब गोल्डन मास्क वाले बंदे को, MI9 से है कि नहीं पता नहीं, बट उसको बताती है कि स्ट्रैटफोर्ड जो था ना, वो 2 दिन पहले रात को जो है वो कहीं तो निकला था। कहाँ गया अगेन मुझे नहीं पता, मैं उसका पीछा नहीं करी। फिर से झूठ शाओ का, बिकॉज शाओ उसका पीछा करी थी, वहां जो लड़ाई हो गई थी, एंड फिर स्ट्रैटफोर्ड के साथ क्या हुआ, वहीं से तो क्रॉस मिला था, ये सब हम जानते हैं। एनीवेज ये गोल्डन फेस कहता है शाओ से गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी हो। और इसे शाओ का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए बहुत बढ़ गया है, ऐसा गोल्डन फेस वाला बोलता है। सच कहूं तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो तुम जल्द ही सीक्वेंस 6 पोर्शन के लिए रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन जमा कर लोगी, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन तो होगी, और तुम्हारी बैकग्राउंड को देखते हुए तुम बिना किसी डाउट के एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगी। फेल हो जाओगी, पास नहीं होगी, क्या बोल रहा है, मतलब ऐसे ही बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब बात होती है थोड़ी बहुत। अब ये गोल्डन फेस वाला शाओ से कहता है कि अब यहां से तुम्हें ट्रुथ को डिस्कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड वाले मिशन को कंटिन्यू करने के पीछे यही मोटिवेशन है, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अब तुम फिलहाल इस मैटर को छोड़ दो। तुम्हारी करंट सीक्वेंस और एबिलिटीज के साथ तुम्हारी मदर और ब्रदर को एक बहुत अच्छी जिंदगी देने के लिए काफी है। तो अब तुम ये बड़े मैटर्स को छोड़ो, जितना तुमको इन्फॉर्मेशन देना था दे चुकी हो, तुम इससे हट जाओ, और तुम टेंशन मत लेना, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इस बात की मेरी गारंटी। लेकिन अगर फिर भी तुम विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड वाले मैटर में घुसती हो तो अब यहां से मैं तुम्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, मेरी कोई गारंटी नहीं है, अपने हिसाब से सोच लो, जो करना है करो। इस पॉइंट पे शाओ वाज लाइक ठीक है, मान लूंगी आपकी बात, बस ये बता दो आप आखिर हैं कौन। गोल्डन मास्क वाला आदमी बड़ी स्माइल के साथ कहता है कि मैं बस एक ऑर्डिनरी मिड सीक्वेंस बियॉन्डर हूं, शायद तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन कैप्टन ऑफ द रॉयल गार्ड्स के पोजीशन के साथ MI9 में कोरस्पॉन्डिंग अथॉरिटी होती है। ये रॉयल फैमिली से रिलेटेड मैटर्स हैंडल करने वाले डिप्टी डायरेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। जब तुम्हारे फादर जिंदा थे, मैं उनके सबऑर्डिनेट के रूप में काम करता था, और मुझे उनसे कई एस्पेक्ट्स में मदद मिली थी। उनकी मौत के बाद मुझे कोर ऑफ MI9 से हटा दिया गया, क्योंकि मैं ना तो कोई गलत काम किया था और ना ही कोई मैटर छुपाया था, स्टिल हटा दिया गया। देखो अब मैं सिर्फ तुम जैसे बाहर के इन्फॉर्मेंट्स को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। अभी क्योंकि तुम्हारे फादर ने मेरी बहुत मदद की थी, मतलब ये गोल्डन फेस वाला शाओ से कर रहा है ये सब बात, समझ जाना इस बात को। एनीवेज, क्योंकि अब तुम्हारे फादर ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए जब मैं तुम्हें पहचाना तो मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने अंडर इन्फॉर्मेंट बना दिया। अपनी अथॉरिटी की लिमिट के अंदर मैंने तुम्हें कुछ हेल्प भी दी। मेरी अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक्सेसिव रिस्क नहीं ले सकता और ना ही कोई बहुत डेंजरस काम कर सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए जज पोशन फॉर्मूला अरेंज करने में हेल्प करूंगा। उसके बाद अपना कंट्रीब्यूशन जमा करना और सीक्वेंस एडवांस करने की परसूट को तुम रोक देना, यहीं पे स्टे कर जाना, अपनी लाइफ जीना और सब कुछ खत्म करो तुम। अब प्राइवेट में तुमको जो करना है करो भाई, उसका मेरे को कुछ नहीं जानना है, जो भी करना है, लेकिन मतलब ये सब खत्म हो जाएगा अब कुछ ही समय में, तुम्हारा यू आर डन। अब इतनी बात हुई तो शाओ पूछ लेती है कि ठीक है, अगर आप मेरे पिताजी को जानते तो ये भी बता दो मेरे पिताजी कैसे इंसान थे। गोल्डन मास्क वाला कहता है कि वो सच में बहुत बहादुर, नोबेल और जस्ट एरिस्टोक्रेट थे,
लेकिन वो परफेक्ट नहीं थे, वो इंपल्सिव थे, जल्दी में डिसीजंस लेते थे, उन्हें गुस्सा ही बहुत जल्दी आता था। तो शाओ कहती है ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कुछ बताया, एंड इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। अब शाओ तो यहाँ से निकल गई, गोल्डन मास्क वाला भी अपनी दिशा में जा रहा है, लेकिन तभी उस गोल्डन मास्क वाले इंसान के कान में एक फुसफुसाहट आती है, एक आवाज आती है जो कि कहता है ये बंदी झूठ बोल रही है, ये विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को ट्रेल की थी। एंड ये सुन के गोल्डन फेस वाज लाइक क्या शाओ मेरे से झूठ बोली है? बट अगर वो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को ट्रेल की थी तो क्या वो हरा दी विस्काउंट को? ये तो पॉसिबल है नहीं, उसके पास एक ग्रेड 1 का कुछ सील्ड आर्टिफैक्ट भी था। इस पे दूसरी आवाज इसके कान में कहती है गोल्डन फेस के कि नहीं, मे बी वो बस दूर से देखी हो, ठीक है, लेकिन झूठ तो बोल रही है फॉर श्योर, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये उस वेयर हाउस के पास थी जहां पे विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड वाला पूरा गेम हुआ था। हाँ, ये एक अलग चीज चल रही है मित्रों। वैसे शाओ प्रे की थी ना क्लाइन को, तो क्लाइन भी ग्रे फॉग के ऊपर बैठ के सब चीज देख रहा था। अब भले शाओ इस दूसरे इंसान को नहीं देख पाई होगी जो कि गोल्डन फेस के कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन क्लाइन ऊपर से बैठ के सब देख लिया, ठीक है, एंड देख लिया कि एक वहीं कोने में, ठीक है, एक अंधेरा सा गली था, उसके अंदर से एक आदमी छुपा हुआ था, इस गोल्डन फेस के साथ था वो आदमी और उससे बातें कर रहा था। ये जो छुपा हुआ आदमी था उसकी उम्र 30 के आसपास थी और उसके अपीयरेंस में कोई खास बात नहीं थी, वो मिड नॉर्थ एरिया का एक टिपिकल लियोनीज आदमी जैसा दिखता था। वो ना सिर्फ शैडोज में घुल मिल गया था, बल्कि उसके अंदर लोगों को ऑटोमेटिकली उसकी एग्जिस्टेंस इग्नोर करने पर मजबूर कर देने वाली कैरेक्टरिस्टिक भी थी। अगर क्लाइन ग्रे फॉग के ऊपर ना होता और उसके पास ट्रू विजन ना होती तो उसे शक था कि अगर वो खुद वहां मौजूद होता ना तो भी शायद इस आदमी को डिस्कवर तो नहीं कर पाता। पर क्लाइंट के पास स्पिरिचुअल इंट्यूशन है तो थोड़ा आइडिया लगता कि कोई तो है, कहीं तो है, महसूस कर पाता, देख लेकिन नहीं पाता, ये गारंटी है। तो द क्वेश्चन इज कि वो आदमी कैसे छिपा हुआ था? क्या किसी तरह का साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी है उसके पास? इसका आधा इफेक्ट एक आइटम पे डिपेंड करता है जबकि बाकी आधा उसकी सीक्वेंस पे। नतीजे के तौर पे ये डेमीगॉड नहीं है, ये बात तो हम मान सकते हैं। किंग के फैक्शन के नजरों में मिस शाओ सिर्फ सीक्वेंस 7 है और उसके पास कोई नोटेबल मिस्टिकल आइटम भी नहीं है। अगर विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड वाला मैटर वाकई उससे रिलेटेड है तो उसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड या शायद कोई फैक्शन है। ऐसे वक्त में जब अंडरकरेंट्स तेजी से मूव कर रहे हैं, किसी ऐसे डेमीगॉड को इन्वेस्टिगेट करने देना जो बहुत ज्यादा जानता हो उन्हें ट्रैप में डाल सकता है कि नहीं। और अगर सिचुएशन के बारे में कम जानकारी रखने वाला कोई डेमीगॉड इन्वेस्टिगेशन करे तो पॉसिबिलिटी है कि इंफॉर्मेशन लीक होकर 3 चर्चेस तक पहुंच जाए और इन्वेस्टिगेशन उन तक भी पहुंच जाए। ऐसे सिचुएशन में एक सीक्वेंस 5 या सीक्वेंस 6 बियॉन्ड है जिसके पास रिलायबल स्ट्रेंथ हो लेकिन अपनी रैंक की लिमिटेशन की वजह से बहुत ज्यादा सीक्रेट्स ना जानती हो, तो हाँ, ऐसे लोग बहुत एक्सीलेंट चॉइस है। शाओ क्लाइंट के मन में ख्याल आता है कि अभी तुरंत टेलीपोर्ट करता हूँ, यहाँ से ग्रे फॉग से निकलूंगा, टेलीपोर्ट करूंगा और इस आदमी को धड़ लूंगा क्योंकि मैं तो हूँ डेमीगॉड, धड़ लूंगा दोनों को। लेकिन धड़ के इनसे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता भी नहीं क्योंकि ये लोग नीचे सीक्वेंस वाले हैं। शाओ को जिस तरह से रिक्रूट किए उनको भी कोई किया है, राइट? उनकी ही बात हो रही थी यहाँ पे, शाओ की भी हो रही थी, तो उनके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होगा नहीं, तो इतना रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है, तो जाने दो, सब चंगा सी। अब क्लाइंट ग्रे फॉग के ऊपर से कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो रियल वर्ल्ड में उसका फिजिकल बॉडी लंबे समय तक डिफेंसलेस रहता। हाँ, डिफेंसलेस रहेगा तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो डिजास्टरस होंगे। इसीलिए क्लाइंट ने चार्म्स का एक बैच बनाया और जजमेंट, द मैजिशियन और टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स को दे दिया। अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो उन्हें तुरंत चार्म्स एक्टिवेट करने थे। इस तरह द वर्ल्ड उनकी मदद के लिए आ सकता था। ये डायरेक्टली द फूल का ऑनरिफिक नेम रिसाइट करके उनसे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने से ज्यादा सिंपल था। ये आइडिया उसे एवनाइट कोट ऑफ आर्म्स से मिला था जो चर्च ऑफ एवनाइट के एसेटिक लीडर अरियाना ने उसे दिया था। एसेंशियली एक सॉलिडिफाइड रिचुअल था जो उसकी तरफ पॉइंट करता था। मिस्टिसिज्म के पर्सपेक्टिव से इसका प्रिंसिपल कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। डिफिकल्टी बस ये थी कि टारगेट को दूर से न्यूज रिसीव करने के बाद रिएक्ट करना पड़ता था। लिमिटेड डिस्टेंस के लिए सीक्वेंस 3 सेंट का लेवल सफिशिएंट था, लेकिन अनलिमिटेड डिस्टेंस के लिए एंजल लेवल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी। रिसेंटली एडवांस डेमीगॉड होने की वजह से गर्मेन स्पैरो इन चार्म्स को इफेक्टिव बना सकता था क्योंकि उसको बनाते वक्त उसने सी गॉड कल्वेटुआ का करस्पॉन्डिंग ऑनरिफिक नेम और सिंबल यूज किया था। ग्रे फॉग की हेल्प से वो दुनिया भर में रिस्पॉन्स दे सकता था। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन सिंपल वर्ड्स में उसने अपनी दूसरी आइडेंटिटी का लेवल का फायदा उठाया था। चार्म्स में यूज होने वाले मटेरियल्स की बात करें तो वो मोस्टली टिन से बने थे जो बहुत आसानी से मिल जाता था और चीप भी था। नाउ कमिंग बैक टू शाओ, वेल बैकलैंड ब्रिज एरिया में वो ब्राउन जैकेट पहन के दोनों पॉकेट में हाथ रख के कैजुअली सड़क पे चल रही थी। पॉकेट के अंदर वो विंटरी ब्लेड पकड़ी हुई है, ठीक है, मतलब उसको होल्ड की हुई है, थोड़ा सा घबराई हुई है शाओ, और दूसरे हाथ से वो टिन वाला वो जो चार्म है जो क्लाइंट दिया है वो सबको दे चुका है, वो उसको पकड़ी हुई थी। चलते वक्त वो कई बार अपना रूट बदलती है लेकिन किसी एम्बुश का सामना उसको नहीं हुआ क्योंकि उसको शक था कि भाई आज हम मिलने जा रहे हैं M9 से,
आज कांड हो सकता है, क्योंकि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की बात है और वहां क्या क्या कांड हुआ आप सबको पता है। बट शाओ को जो डर था डर बिना मतलब ही था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ अटैक उस पर आया नहीं। ऐसे अगर अटैक होता तो क्लाइंट देख ही रहा था ग्रे फॉक्स से, प्लस वो चार्म भी रखी हुई थी, समन कर लेती, सीधा गिडमन स्पैरो पहुंचता और ये जो दोनों थे ना, दोनों को एक साथ लपेट लेता। हाँ, इसलिए शाओ थोड़ी सी विजिलेंट है, समझ रहे हो, मतलब सराउंडिंग्स को देख रही है, समझ रही है, क्योंकि उसको भी कैप्चर किया जा सकता है, ऐसे उसका चांसेस कम है, क्योंकि MI9 वाला उतना तो करेगा नहीं। वो बाहर देर तक नहीं रुकी और ईस्ट बोरो के आउटस्कर्ट्स में अपने रेंटेड कॉन्डोमिनियम में वापस आ गई। अब सच देखो तो वो फोर्स को इस रिस्की एंडेवर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का पीछा दोनों ने किया था। इसका मतलब था कि फोर्स भी इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट में आ चुकी होगी, शाओ फोर्स दोनों पे इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी बैक एंड में। हाँ, तो जब तक फोर्स ईस्ट बोरो में छुपी रहे और बहुत कम बाहर निकले, ये सर्टेन नहीं है कि MI9 उसे ढूंढ पाएगा, लेकिन अगर उसे पकड़ने की कोशिश होती तो इन्वेस्टिगेशन नेचुरली और लोगों तक पहुंचती। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से फैमिली और फ्रेंड के साथ साथ लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करने वाले लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन होती, इससे आसानी से दूसरे लोग इफेक्ट हो सकते थे, और अगर दोनों अलग अलग छिप जाती और साथ नहीं रहती तो बेट होने का इंप्रेशन बहुत ऑब्वियस हो जाता, इससे किसी टारगेट को हुक करना डिफिकल्ट हो जाता। वहां फोर्स के अप्रूवल मिलने के बाद शाओ ने फाइनली अपनी फ्रेंड के साथ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स का सामना करने का फैसला किया। एनीवेज, तो अपने कॉन्डोमिनियम पहुंच गई है। शाओ डोर खोलकर अंदर आती है, अपना कैप उतारती है और वो देखती है कि फोर्स अपना मैगजीन पढ़ रही थी, उसे रख रही थी। वो खड़ी थी, बाल ठीक करती है, स्माइल कर पूछा कि तुम्हारा पीछा तो नहीं किया गया ना, बच के आई हो ना। ये दोनों का पहले से तैयार किया हुआ एक सीक्रेट सिग्नल था। ऊपर से ये बस फॉलो किए जाने को लेकर कंसर्न दिखाता था, लेकिन असल में वो पूछ रही थी कि क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। शाओ भी जवाब देती है नहीं, सीरियस टोन में। तो हाँ चलो, ये जो सीक्रेट इनका बातचीत है वो सब हो रहा है। दिमाग कब तेज हो रहा है फोर्स और शाओ का भी, ये लोग भी अब बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, अब चीजें पूरी इंटेंस हो रही है। एनीवेज, तो उसके बाद छोटा मोटा गपशप ये लोग किए, रात हुआ, रात पे बेड पे जाके ये लोग सो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब जब सोने जा रहे थे तभी एक होली लाइट अपीयर होती है। लाइट तुरंत बन जाती है, एक 12 पेयर वाला विंग्स आ जाता है, एक एंजल जैसा बन जाती है, एंड आके हग कर लिया शाओ को एंड फोर्स को। ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, मिस्टर फूल के द्वारा भेजा गया एंजल है, जो कि एंटी डिविनेशन, एंटी ट्रैकिंग सब लगा देता है। जी हाँ, फूल की एंजेलिक ब्लेसिंग, जो कि फूल अपने पेपर फिगरिंग से करते हैं, लेकिन इन लोग को लगता है एंजेलिक ब्लेसिंग है, लगने दो भाई, अच्छी बात है। अब शाओ ये रिक्वेस्ट की थी मिस्टर फूल से, बिकॉज वो जानती थी कि डीमनिस्ट सेक्ट के अलावा साइकोलॉजी अल्केमिस्ट भी किंग के फैक्शन के साथ काम कर रहे हैं। MI9 वाले आए हैं, इनका भी कनेक्शन हो सकता है उधर, भैया मेरे ऊपर ट्रैकिंग हो सकता है, तो मिस्टर फूल प्लीज एंटी ट्रैकिंग करवा दीजिए। करवा दिए मिस्टर फूल, ये लो, क्योंकि भैया स्पेक्टेटर पाथवे के बियॉन्ड सिर्फ हिप्नोसिस नहीं कर सकते, बल्कि ड्रीम वॉकिंग कर सकते हैं। उन्हें ऐसी इन्वेस्टिगेशन से बहुत सावधान रहना। अगर वो प्रिपरेशन नहीं करती तो उसे शक था कि वो इन्वेस्टिगेशन को डिटेक्ट तक नहीं कर पाएगी, और डिटेक्ट नहीं कर पाई तो मिस्टर वर्ल्ड को इन्फॉर्म कैसे करेगी, तो भैया ये जरूरी था। एनीवेज, तो ये सब भी हो गया, तो अब गुड नाइट बोल के सोया जाए। चलो, शाओ फोर्स सो गई। अब सोने के कितने देर बाद पता नहीं अचानक एकदम शाओ डेज्ड हालत में होश में आती है। उसे रियलाइज हुआ कि वो ड्रीम कर रही थी। उसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि डार्क स्काई में कुछ शैडो फ्लोट कर रहा है। उसके दिल के अंदर गहराई में छुपे हर तरह के थॉट्स बाहर निकलकर एक ड्रीम फॉर्म करने लगे। मेनली उन चीजों से जुड़े थॉट्स थे जिन पर वो रिसेंट डेज में सबसे ज्यादा फोकस थी, इंक्लूडिंग वो रात जब उसने वेयर हाउस में घुसकर विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड पे अटैक किया था। शुरू में शाओ थोड़ी सी डरती है। उसने ड्रीम से जागने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो स्टेट से बाहर नहीं निकल पाई। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें खोलने के बाद भी वो ड्रीम नहीं थी। उसने जल्दी खुद को काम किया और उन थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसे रियलाइज हुआ कि ये डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड पे अटैक की मेमोरीज को उसने दबा दी। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने जानबूझकर इसे परफेक्टली नहीं किया और कुछ क्लूज छोड़ दिए। ड्रीमलैंड में उसने और फोर्स ने डिस्कवर किया कि वेयर हाउस के अंदर कुछ स्ट्रेंज हुआ था, लेकिन वो MI9 को दिए गए उस अकाउंट जैसा नहीं था जिसमें टॉर्नेडो ने रूफ उड़ा दिया। इसके अलावा दोनों ने इमीडिएटली एस्केप भी नहीं किया। शाओ को लगा कि इससे जो पर्सन उसके ड्रीम में इन्वेड किया था, ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे, शाओ के पर्सन में कोई ड्रीम में इन्वेड कर रहा है कोई पर्सन, लेकिन ड्रीम में लूसिड रहने के लिए ब्लेसिंग मिल चुकी है शाओ को। तो हाँ, वो जो भी पर्सन होगा जो इन्वेड किया, वो प्रॉब्लम तो नोटिस करेगा लेकिन उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करेंगे कि उन दोनों के पीछे कोई डेमिगॉड या फैक्शन है, ऐसा उसे लगेगा। लेकिन वो ये भी मानेंगे कि सीक्रेट का लेवल बहुत हाई नहीं है। इस तरह पॉसिबिलिटी थी कि वो आफ्टरमाथ हैंडल करने के लिए एक डेमिगॉड भेजेंगे, और ये वही डेवलपमेंट था जिसका शाओ इंतजार कर रही थी। आखिरकार हर डेमिगॉड के किंग के सीक्रेट जानते होने की पॉसिबिलिटी हाई थी, क्योंकि उनकी पोजीशन ही ऐसी थी। इसी वक्त शाओ का ड्रीम स्कैटर होने लगा, जैसे वो किसी गाइडेंस एस्केप कर गई। वो जानती थी कि ये साइन था कि इंट्रूडर जा चुका है। ठीक है, तो इंट्रूडर आया, ड्रीम में देखा, लेकिन कुछ मिला नहीं। थैंक यू मिस्टर फूल। और इसके बाद पूरी रात शाओ या फोर्स किसी के साथ भी कुछ ऐसा एबनॉर्मल हुआ नहीं। हाँ, अब सुबह हो गई है। हम लोग शाओ फोर्स से हट के पहुंच जाते हैं मिस ऑड्री पे। तो ऑड्री यहाँ सूजी, जो कि उसकी डॉग है, बहुत दिन से सूजी की बात हुई नहीं है, ठीक है, तो सूजी के साथ दिन अपनी जो पर्सनल सर्वेंट है एनी के साथ और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ कैरेज में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो लियोन चैरिटी बर्जरी फाउंडेशन जा रही है। अब कैरेज में ऑड्री लोगों को देख रही थी, एनर्जाइज्ड फील कर रही थी इससे, और ऑड्री को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया वाइब्रेंस से भरी हुई है। तभी ऑड्री ने अपनी आंखों के कोने से कैरेज में एक फिगर देखी। यार
गैरेज के अंदर कोई है। यह आदमी ब्लैक 3-पीस सूट पहना हुआ था, ठीक है, एकदम डार्क रेड बो टाई है उसका और बाल उसके कंप्लीटली व्हाइट थे। कौन है आदमी? लाइट ब्लू आंखें, हुइन राम्बिस मित्रों, हुइन राम्बिस आ गया ऑड्री से मिलने। हाँ, वही हुइन राम्बिस जिसको तीनों चर्च अभी ढूंढ रही है, भागा हुआ है बंदा। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का काउंसलर और स्पेक्टेटर पाथवे का डेमिगॉड। इसका अब गेम बजाना पड़ेगा ये हुइन राम्बिस का, मेरे को ये बंदा सही नहीं लग रहा। अब हुइन राम्बिस को देखती अचानक ऑड्री डेज में चली गई, जैसे उसकी सारी विजिलेंस और वेरीनेस गायब हो गई हो। गैरेज में सूजी, एनी और बाकी लोग भी वेकेंट एक्सप्रेशंस के साथ ब्लैंकनेस की स्टेट में चले गए और तब हुइन राम्बिस की जेंटल सी वॉइस गूंजती है। वो कहता है 2 चीजें। पहली, क्या तुम फोर्स और शाओ को नहीं जानती? उनसे मिलने का अरेंजमेंट करो और उन्हें हिप्नोटाइज करो। वो जेंटल वॉइस ऑड्री की दिल की गहराई में मौजूद थॉट्स के साथ रेजोनेट करने लगी। शुरू में उसने हल्का सा रेजिस्टेंस फील किया, लेकिन अगले ही मोमेंट उसे ऐसा लगा जैसे ये थॉट उसके अपने हार्ट से आ रही हो और वही उसकी सबसे ट्रू डिजायर हो। हुइन राम्बिस ने उसकी इमरल्ड ग्रीन आईज में देखा और अनहरीड टोन में कहा कि दूसरी बात, अपकमिंग बैंक्वेट्स और बॉल्स में उन कुछ प्रिंसेस के प्रति पहले जितना ऑपोजिशन मत दिखाना जो खुद तुम में इंटरेस्ट दिखाते हैं। देन अपने पिता अर्ल हॉल और अपने माँ मतलब अर्ल हॉल की जो बीवी हुई उनके सामने भी उनकी कुछ बार प्रेज करना, उनका मतलब तारीफ करना, और इन सब बातों को याद रखना। तुम ये तुम्हारे सबकॉन्शियस का रिफ्लेक्शन है ऑड्री। फिर तुम ये भूल जाना कि मैंने तुमसे कभी ये बातें कही थी। ये भी भूल जाना कि तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे यूजुअल बिहेवियर से डिफरेंट है। ब्लेसिंग्स मांगने की कोशिश मत करना और चर्च ऑफ एवनाइट के मास के की स्पॉट से तुम दूर रहना। ये इसलिए बोल रहा है ताकि ऑड्री पे जो ये डाल रहा है साइकोलॉजिकल क्यों व्हाटएवर, ये खत्म ना हो जाए। एवनाइट खत्म कर देती है या फिर चर्च के पास जाओगे तो खत्म हो जाता है। तो हाँ, ये सब ऑर्डर दे दिया हुइन राम्बिस ऑड्री को। ऑर्डर नहीं दे दिया भैया, वो स्पेक्टेटर है जो बोल दिया ऑड्री को करना ही पड़ेगा, ऑड्री कुछ कर नहीं सकती, उसे नीचे सीक्वेंस की है। और ये सब कह के ऑड्री की आंखों से वो अपना नजर हटा लेता है। उसने एनी और बाकी लोगों को भी क्यों किया ताकि उनकी मिस्ट्रेस के सबसिक्वेंट स्ट्रेंज बिहेवियर पर उन्हें कोई सरप्राइज ना हो। सब कुछ हैंडल करने के बाद वो बिना किसी स्टेयर के कैरेज से गायब हो गया। हुइन राम्बिस अपना चाल चलने लगा है एंड यहाँ वो फोर्स और शाओ के बारे में भी पूछ रहा है जो कि कल ही MI9 के उस गोल्डन फेस से मिली थी जिसके साथ एक और आदमी था, और फोर्स और शाओ के ड्रीम में भी हुआ है इन्फिल्ट्रेशन। ये तो भाई पर्सनल अटैक हो रहा है टैरो क्लब पे, मैं नहीं सहेगा। बोलो तो मैं अभी लॉन्च कर दूं अटैक। नहीं, ठहर रखो, करेंगे अटैक करेंगे, ठीक है। हुइन राम्बिस से बदला लेंगे, इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको हुइन राम्बिस से बदला दिलाऊंगा। अभी इस वीडियो की बात करें तो भैया ऑड्री की जो मतलब ल्यूसिडनेस थी जो खत्म हो गई थी वो अचानक से वापस आ गई साइकिल की एक बेल की आवाज से, और फिर वो सबको देखने लगी, एनी को देखने लगी, सब तरफ देखने लगी, और उसको ऐसा लग रहा था ऑड्री को जैसे मैं कुछ भूल गई। वो मन ही मन कह रही थी कि मुझे पहले ग्लाइंट से मिलना है। उस वक्त कैरेज एम्प्रेस बोरो से बाहर निकली थी और विस्काउंट ग्लाइंट के रेसिडेंस से ज्यादा दूर भी नहीं थी। एनी जैसे सर्वेंट्स को इसमें कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा और ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई। एनी तुरंत कोचमैन को दूसरी स्ट्रीट की तरफ मुड़ने बोलती है ग्लाइंट विस्काउंट के यहाँ जाने के लिए, और ये सब जो चीज था वो सुबह 10:20 तक चल ही रहा था, ठीक है। और आखिरकार ऑड्री फिलिप्स स्ट्रीट पहुंचती है। वो लियोन चैरिटी बर्जरी फाउंडेशन की 2nd फ्लोर पे जाती है, मतलब वहां मिलने के बाद एंड ऑल दैट, और अपने डायरेक्टर के ऑफिस में एंटर होती है। एनी और बाकी लोगों को वो देखती है कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं, अपने साथ जो स्प्रिंग वाटर लाए उससे ब्लैक टी बना रहे हैं। एंड देन इसी मौका का फायदा उठा के ऑड्री सूजी को अपने साथ लेकर ऑफिस से अटैच्ड लाउंज में चली जाती है। ऐसा लगा था जैसे वो अपना चेहरा चेक करना चाहती हो कि लेडीज मेड को अब मेकअप टचअप करने की जरूरत है या नहीं। इसी प्रोसेस दौरान ऑड्री ने की होल की तरफ ग्लांस किया और रिलैक्स टोन में सूजी से पूछा। क्या पूछती है सूजी से ऑड्री कि क्या आज मेरे बिहेवियर में कुछ एबनॉर्मल है, कुछ एबनॉर्मल तुमको दिख रहा है क्या? अब ये जो हैबिट है वो ऑड्री डेवलप की थी कुछ दिनों में। सूजी को बोलती थी मेरे पे ध्यान रखना, कुछ एबनॉर्मल में हैबिट्स करूं तो मेरे को बताना। ये तब से शुरू हुई थी जब हुइन राम्बिस गायब हुआ था। ऑड्री भी सबको मतलब केयरफुल थी, ठीक है। मिस्टर फूल सबको केयरफुल करवा दिए थे। वो जानती थी कि मिस्टर फूल की एंजेलिक ब्लेसिंग परमानेंट नहीं थी, वो सिर्फ कुछ समय तक सस्टेन हो सकती थी, और ऑड्री डिटरमिन नहीं कर सकती थी कि हुइन राम्बिस कब उससे मिलने आएगा। इसलिए साइकोलॉजी और मिस्टिसिज्म को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग और कॉशियस एटीट्यूड की वजह से वो दिन में 3 बार अपने बिहेवियर को चेक करती थी। एंड इसमें सूजी भी उसकी मदद करती है, भैया वो भी स्पेक्टेटर पाथवे से है, तो हाँ 3 बार रोज चेक करना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जैसे करते हो वैसे ही 3 बार चेक करना है। साथ ही उसने सूजी को भी अपनी कंडीशन ऑब्जर्व करने और उसका मिरर बनने को कहा था। ये हुइन राम्बिस के द्वारा हिप्नोटाइज किए जाने और बिना रियलाइज किए क्यूड होने के बचने का एक काइंड ऑफ प्रिकॉशन था। अब सूजी साइड में बैठी हुई थी, सीरियसली सोचती है और बोलती है, हाँ डिफरेंस तो है तुम्हारे बिहेवियर में। और ये सुनते ऑड्री का एक्सप्रेशन हो गया स्टिफ, उसे डर लगना शुरू हो गया। अब सूजी एक्सप्लेन करती है कि देखो ऑड्री, जब तुम घर से निकली थी तुमने विस्काउंट ग्लैंड के पास जाने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन रास्ते में तुमने अपना शेड्यूल बदल दिया। पिछले कुछ दिनों से तुम अपनी जनरल शेड्यूल मुझे पहले ही बता देती और ये तो शेड्यूल में था नहीं। अगर तुमने ये भी कहा था कि अगर तुम सडनली शेड्यूल को चेंज या एडिशन करोगी तो पहले मुझसे डिस्कस करोगी, तुम डिस्कस भी नहीं करी, सीधा क्लाइंट से मिलने चली गई। ये सुनते ऑड्री का एक्सप्रेशन पूरा टेंस वाला हो गया। भाई टेंशन है क्योंकि ऑड्री को खुद नहीं पता चल रहा था कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आया, लेकिन चेंजेस आ गया है, यानी कि हुइन राम्बिस आ चुका है, ऑड्री को वो क्यू कर चुका है एंड सिचुएशन इज वेरी ग्रेव। भाई एक साथ टैरो क्लब के सारे मेंबर पे प्रॉब्लम आ रहा है, मार करना होगा। अब लगता है ऑल आउट वॉर होने वाला है मित्रों। हाँ यही गेम हो गया। प्रॉब्लम बस ये हो गई हुइन राम्बिस से कि हुइन राम्बिस शायद ये नहीं समझ पाया कि
सूजी को भी करना पड़ेगा ये चीज। एनी को तो कर दिया है, बाकी आसपास के लोगों को, मतलब जो भी सर्वेंट वगैरह हैं, लेकिन सूजी को नहीं पाया। और यही नहीं कर पाया वो क्यों, एंड यहीं पे गेम फंस गया क्योंकि सूजी पकड़ लिए चेंजेस। अब ऑड्री इंस्टिंक्टिवली चाहती थी कि सूजी बाहर चली जाए ताकि वो मिस्टर फूल से प्रे कर सके, लेकिन वो हेजिटेंट थी क्योंकि ह्विन रम्बिस क्या उसके बिहेवियर को मॉनिटर कर रहा है, क्या ऑड्री को मिस्टर फूल को प्रे करना चाहिए या नहीं, क्या वो रूम में ही कहीं क्वाइटली बैठा है और ऑड्री को देख रहा है। समझ रहे हो बात? नहीं, अगर ऐसा होता तो जब मतलब सूजी से पूछताछ कर रही थी ना ऑड्री, तो प्रॉब्लम का ह्विन रम्बिस को पता चल जाता, वो कुछ ना कुछ स्टेप ले लेता अभी तक। तो हाँ, मिस्टर फूल को प्रे कर ही दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। क्योंकि अगर वो डिस्कवर भी कर लिया तो मिस्टर फूल भी तो यहाँ होगा, तो उसको डिस्कवर कर लेंगे ना, और फिर मिस्टर फूल उसके लगा देंगे। ठीक है, तो मिस्टर फूल को भैया प्रे करना है। अब ऑड्री सोचती है कि मैं फ्यूचर सैक्रिफाइस का प्रॉमिस करके डिवाइन पनिशमेंट के लिए प्रे कर सकती हूँ, लेकिन मैं हेल्प के लिए प्रे करना ही क्यों नहीं चाहती। ऑड्री के अंदर हर तरह की फीलिंग चल रही थी और वो इंस्टिंक्टिवली एस्केप करना चाहती थी। इससे उसे कॉन्ट्राडिक्शन का एहसास हुआ। उसने रियलाइज किया कि उसके हार्ट में रेजिस्टेंस का एक हिस्सा था। साइकोलॉजी और मिस्टिसिज्म के पर्सपेक्टिव से उसने वेग गेस लगाया। तो इसीलिए ऑड्री अपने मन से हेल्प मांगने का जो सोच रही थी ना, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगी, उसको कैसा क्यों कर दिया कि भैया तुमको हेल्प लेना नहीं है, तुमको गॉडेस को प्रे करना नहीं है, तो ये थॉट ही हटाती है अपने मन से वो, और अपने यूजुअल स्टेट में गॉडेस से प्रे करने दिया बिना रिस्पॉन्स के डिजायर से। मतलब मैं बस प्रे कर रही हूँ, मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, इस तरह का। तो इससे क्या था कि ऑड्री के हार्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था बिकॉज ऑफ ह्विन रम्बिस क्यू, तो वो कहीं ना कहीं कम हो गया। इससे ऑड्री तुरंत कॉन्फिडेंट हो जाती है। वो सूजी को पहले बोलती है चल बाहर निकल तू, फिर मिरर में देखकर खुद को सॉफ्टली हिप्नोटाइज करना शुरू करती है। ऐसे वो कर पा रही है, वो अपने आप को समझा रही है बार बार कि मैं हेल्प नहीं मांग रही, तुम बस अपने यूजुअल प्रेयर्स कर रही हो। और इस तरह से उसके मन में जो एक रेजिस्टेंस आ रहा था उसको वो कम कर रही है। बार बार बोल रही है मैं हेल्प नहीं मांग रही, मैं बस यूजुअल प्रेयर कर रही हूँ, मैं हेल्प नहीं मांग रही, मैं बस यूजुअल प्रेयर कर रही हूँ, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे मतलब कि उसके जो आंखों में एक थोड़ा सा ये आ गया था ना गहराई ऑड्री के आंख में, वो कहीं ना कहीं डिसिपेट होता है। और फिर वो अपना हाथ अपने माउथ और नोज के बीच में रखती है ऐसे, और एंशिएंट अर्मिस में चांट करती है द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एरा। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर फूल से ऑड्री प्रे कर दी है, बात करने लगती है, कह देती है मैं ह्विन रम्बिस से शायद मिल चुकी हूँ। अब यहाँ ऑड्री अगेन कोई हेल्प की डिजायर मेंशन नहीं की, बस बताई कि मैं मिल चुकी हूँ, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती, हेल्प मांग ही नहीं सकती, क्यों हो चुकी है। जो भी उसकी डिस्कवरी थी ऑड्री बस उतना मेंशन करती है, और कुछ देर वेट करने के बाद उसके सामने एक डीप रेड लाइट अपीयर हुई और टाइडल वेव की तरह उसे इनगल्फ कर लिया। अचानक ऑड्री के थॉट्स क्लियर हो गए और इमेजेस उसके माइंड में फ्लैश होने लगे। जी हाँ, ऑड्री अब लिटरली मतलब ठीक हो चुकी है। ऑफ कोर्स मिस्टर फूल उसका हटा दिए जो सब भी क्यों हुआ था या जो भी हुआ था, और ऑड्री अब ह्विन रम्बिस का जो कुछ भी हुआ था कैरेज में वो सब याद कर पा रही है, कैसे वो 3-पीस सूट में आया था, ऑड्री के ऑपोजिट ही बैठा था और मतलब जेंटल वॉइस में ये सब बोल रहा था ऑड्री को तुमको ये 2 काम करना है। लिटरली ऑड्री को सब याद आ चुका है ह्विन रम्बिस को क्या क्या बोला था। ठीक है, तो गेम अब ऑन है मित्रों। क्रिम्सन ग्लो डिसअपीयर होने के बाद ऑड्री अपने सामने लॉन्ग ब्रोंज टेबल देखती है मित्रों। टेबल के एंड पर सीट ऑफ ऑनर में ग्रेस व्हाइट फॉक्स से ढका हुआ एक फिगर बैठा था, कोई और नहीं है मिस्टर फूल है। ऑड्री भी तुरंत उठती है, कहती है थैंक यू मिस्टर फूल, आपने मुझे ब्लेस किया। और क्लाइंट भी अपना नॉड किया और स्माइल किया, ठीक है मैंने ब्लेस कर दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑड्री भी अब ईज फील करने लगी कि मिस्टर फूल इज अमेजिंग, मतलब जब तक मिस्टर फूल है ना कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी तरह उनको प्रे कर देना है। तो इसके बाद ऑड्री सब कुछ बताती है कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब क्लाइंट मिस्टर फूल है ना, तो डायरेक्टली ऑड्री से इतना बात नहीं कर सकता है, तो हाँ सिर्फ स्माइल करते हुए सब बात सुनता है और कहता है कि दिस इज अ टेस्ट ऑफ फेट मित्रों। मतलब ऑड्री को कह रहा है, मित्रों को नहीं कह रहा, कि दिस इज अ टेस्ट ऑफ फेट। ऑड्री सोचती है टेस्ट क्या, इसी टेस्ट के थ्रू वो डेमिगॉड बनने की क्वालिफिकेशंस को हासिल करेगी ताकि टर्मोइल से भरे बैकलैंड में उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। ऑड्री ने मिस्टर फूल के हिंट को इसी तरह इंटरप्रेट किया और सीरियसली नॉट किया। ऑड्री कहती है आई अंडरस्टैंड। फिर क्लाइंट कहता है गो बैक एंड वेलकम इट। और ऑड्री यहाँ दोबारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने ही वाली थी कि क्रिम्सन लाइट उसकी आंखों के सामने अपीयर हुई और उसकी विजन ब्लर हो। अगले ही पल वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गई थी, लेकिन उसने कुछ भी फॉरगेट या इग्नोर नहीं किया। अब वो सोच रही है कि अ टेस्ट, मतलब ये टेस्ट है एक तरह का। क्या इसका मतलब है कि उसे ह्विन रम्बिस के आने वाले डेंजर को अपने सीक्रेट एक्सपोज किए बिना सॉल्व करना होगा? अगर ह्विन रम्बिस की डेथ भी हो जाए तो भी क्या साइकोलॉजी अल्केमिस्ट को उस पर शक नहीं होना चाहिए? और ऑड्री को ये कैसे करना है? मतलब ह्विन रम्बिस को खत्म भी करना है और साइकोलॉजी अल्केमिस्ट को उस पर शक भी नहीं होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ ऑड्री लाउंज में थी और ऑड्री सोचती है कि सिर्फ 10 मिनट पहले जब ऑड्री स्टेयर से ऊपर आ रही थी तब उसने मिस्टर ड्वेन डांटेस को उस लाउंज के अंदर देखा था, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहे ड्वेन डांटेस, चलो कहीं गए होंगे। एनीवेज, अब ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइंट एकदम एज के पास फिंगर स्टैप कर रहा है और सोच रहा है कि भैया मिस जस्टिस और मिस जजमेंट के बीच पिछली रात जो हुआ था उसका एनालिसिस अब करना होगा, क्योंकि ये सही नहीं हो रहा है। एडम ने मिस जजमेंट और मिस मैजिशियन के थ्रू
मुझे अनशैडोड क्रूसिफिक्स दिया था, ये तो क्लाइंट को पता चल चुका है। फिर वो कैसे नहीं जानता होगा कि उनके पीछे कौन सी एग्जिस्टेंस है और कौन सा टेस्ट अभी बाकी है। पिछली रात क्लाइंट ने सोचा था कि मिस शाओ की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ किंग फैक्शन का एक्शन था, जिसमें उन्होंने साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर की हेल्प ली होगी, और किसी रीजन से एडम ने किंग फैक्शन या डीमनस सेक्ट के साथ द फूल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी। आखिर वो भी चाहता था कि क्लाइंट उसे कुछ फीडबैक दे, लेकिन अब सिचुएशन देखकर लग रहा था कि इस प्रोब में एडम इन्वॉल्व है, वरना हुइन रैम्बिस इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता। ट्वाइलाइट अर्मिट ऑर्डर के लिए भी एक सेंट एक्सट्रीमली प्रीशियस और इंपॉर्टेंट होता है, ये तो हमें मानना होगा। वो उसे इतनी आसानी से सैक्रिफाइस नहीं करते। तो एडम एग्जैक्टली क्या टेस्ट करना चाहता है? क्या वो ये टेस्ट कर रहा है कि मिस जजमेंट की विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड वाली इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद के एक्शंस प्योरली उसकी अपनी चॉइसेस थे, या उनमें द फूल की विल इन्वॉल्व थी? अगर द फूल अनशैडोड क्रूसिफिक्स प्राप्त करने के बाद रियलाइज करता है कि किंग का सीक्रेट एडम की स्कीम से रिलेटेड है और फिर भी अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने देता है, उसका मतलब होगा कि ट्वाइलाइट अर्मिट ऑर्डर को एनिमी बना लिया गया है टैरो क्लब द्वारा, मतलब मिस्टर फूल द्वारा। और एडम जानता है कि गर्मिन स्पैरो एक ब्लेसेड है, इतना तो उसे पता है, लेकिन एडम की एबिलिटीज को देखते हुए किसी चीज को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मिस जजमेंट के पास बैठकर उसके ट्रू थॉट्स सुनना ही एक्चुअल सिचुएशन समझने के लिए सफिशिएंट होगा। वहां इतनी एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक एडम ऑलरेडी बैकलाइन से जा चुका होगा। ये फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचने के लिए वो दोबारा इस बड़े शहर में एंटर करने की हिम्मत नहीं कर रहा हो और सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। क्या मिस अरियाना और चर्च ऑफ एवनाइट को दी गई मेरी वार्निंग इफेक्टिव हुई और एडम को डिवाइन डिसेंट का डेंजर सेंस हो गया? बैबली हाँ, एडम जानता है कि गर्मिन स्पैरो का डेथ काउंसिल से कुछ कनेक्शन है, लेकिन शायद उसे यह पता नहीं कि आर्टिफिशियल डेथ के साथ कुछ हुआ है। न्यूमिनस एपिस्कोपेट का आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन भी अभी तक कुछ नोटिस नहीं कर पाया था, इसीलिए कंसीलमेंट की अथॉरिटी के साथ मिलकर एडम को यह पता नहीं होगा कि गॉडेस लंबे समय तक डिवाइन डिसेंट परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर इसे ये पता होता तो भैया वो इतना नहीं डरता जितना भी डर रहा है, वो आता। तो अब क्लाइंट को हुइन रैम्बिस से डील करना होगा, क्योंकि ये बंदा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एडम तो खुद नहीं आने वाला, यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हुइन रैम्बिस को निकाल दिया जाए, बहुत बड़ा काम होगा। साथ ही क्लाइंट को मिस जस्टिस को भी तो बचाना है कि नहीं? मिस जस्टिस को तो बचाना होगा, तो भैया उससे कंप्लीटली अलग रखना होगा मिस जस्टिस को हुइन रैम्बिस से। और ये इसीलिए भी ताकि जब हुइन रैम्बिस को क्लाइंट निपटाए तो शक मिस जस्टिस पे ना जाए कि वो कुछ की है। तो जैसे ये थॉट क्लाइंट के माइंड में आया, उसने मिस जस्टिस ऑड्री को प्रेयर लाइट के थ्रू डायरेक्टर्स लाउंज में एंटर करते देखा। ऑफ कोर्स वो ड्वेन डैंटिस को ढूंढ रही थी, तो क्लाइंट को ड्वेन डैंटिस के रूप में जाके मिलना होगा ऑड्री से। ऑड्री खोज रही थी ना उसको लाउंज के अंदर। हाँ, क्लाइंट भी तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस लौट आता है। क्यों? क्योंकि उसे ऑड्री से अब एज ड्वेन डैंटिस बात करना है। किस बारे में? इस बारे में कि हुइन रैम्बिस को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि अब हुइन रैम्बिस को हंट करने आने वाला है गर्मिन स्पैरो। हुइन रैम्बिस, अब अपना टिकिंग क्लॉक को ध्यान से देखो, तुम्हारा समय आ चुका है। बहुत तुमने काम किया, तुम्हारे साथ ही कोनेस किलगोर था, वो भी बहुत नाटक कर रहा था, अब मैरिनेट बन चुका है। अब हुइन रैम्बिस तुमको मैरिनेट नहीं बनाएंगे, तुम्हारा बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक लेके मिस जस्टिस को गिफ्ट करेंगे हम। समझ रहे हो बात? हुइन रैम्बिस तैयार रहो। अब जो ये फाइट होगी मित्रों बहुत खतरनाक होने वाली है, जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, अगली वीडियो में कवर करूंगा। अगली वीडियो में हुइन रैम्बिस की लंका लगाएंगे अपन और देखते हैं क्या सब होता है, कैसे होता है। और चीजें अब काफी खुलने लग गई है, पता चल चुका है साइकोलॉजी एल्केमिस्ट, डीमनस सेक्ट, एडम, किंग जॉर्ज 3 सब मिले हुए हैं। ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड वाला जो पूरा सिचुएशन वही पता चल चुका है। साथ ही आपको यह भी पता चल चुका होगा कि एडम एक्चुअली में सीक्वेंस 0 पे जाना चाहता है, ट्रू गॉड बनना चाह रहा है, शायद अपने थ्रू ट्रू क्रिएटर को लाना चाह रहा है, और इसके लिए ही वो इतनी हलचल मचा रहा है क्योंकि उसका यही रिचुअल है। बट द पॉइंट इज कि किंग जॉर्ज 3 उसकी बात क्यों मान रहे हैं? क्या किंग जॉर्ज 3 का अपना भी कुछ मोटिव है? क्या वो भी कुछ चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये सब आपको इसी किताब में पता चलेगा, वॉल्यूम 5 के अंदर ही। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है चीजें, काफी आपको मजा आ रहा होगा इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे हम वीडियो को बंद करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगेन मंडे 3 बजे आपको मिल जाएगी। अब जैसा मैंने बताया स्ट्राइक हट गई है, टाइम पे वीडियो आती रहेगी। एंड हाँ, आप लोग बस लाइक टारगेट कंप्लीट करो, 10,000 लाइक्स तो आते ही नहीं है, प्लीज कंप्लीट कर दिया करो, फिर और मजा आएगा। चलो मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, पीस आउट।